हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल्स। और गाइस, आज मैं आपके साथ एक वन शूट वांगशन फैन फिक्शन लेकर आई हूँ जिसमें टॉप हमारा लव वांग जी है, बॉटम हमारा वेवशन है। और इसकी रिक्वेस्ट मुझसे राधिका जी ने की थी जिसका नाम है डोंट हर्ट माई प्राइड। और ये जो प्यारी सी फैन फिक्शन है ना, ये उन्होंने 2001 में आने वाली लजा मूवी पर बेस्ड बताई थी कि उस तरह से थोड़ी सी सिमिलर स्टोरी पर हमारी एक ऑब्सेस्ड लवांगची वाली स्टोरी आनी चाहिए, जहाँ पर लवांगची वेवशन से ऑब्सेस्ड होगा और उसे हर्ट भी करेगा। तो उसकी ज़िंदगी में एक नए एक्सपीरियंस आएंगे और वहाँ पर वो जान पाएगा कि ओमेगा को सॉफ्ट पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वांगची भी समझ पाएगा कि उसकी ज़िंदगी में विवोशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए एक लिटिल बिट टॉक्सिक सी स्टोरी को शुरू करते हैं। यहाँ पर टाइम बदल गया था। अभी टाइम चल रहा था 1940 का, जहाँ पर अल्फ़ा और ओमेगा में अल्फ़ा सुपीरियर खुद को मना करते थे और जो ओमेगा होते थे ना, उन्हें सारा काम अपने अपने अल्फ़ाओं से पूछ कर करना होता था। उस समय में ओमेगा ज़्यादा जुबान नहीं चला सकते थे, सिर्फ एलीट क्लास के ओमेगास को ही फ्रीली घूमने की इजाज़त हुआ करती थी। उस टाइम पे सारी जगह पर कभी कोई कब्जा करता था, जैसे कि एशियन कॉन्टिनेंट में 2 लोग कब्जा ग्रुप हुआ करते थे, जिसमें से एक थे जापानीज़ और दूसरे थे ब्रिटिशर्स। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों पर कब्जा किया हुआ था, काफ़ी सारे देशों पर किया हुआ था। उसी तरीके से जापान ने भी काफ़ी सारे देशों पर कब्जा किया हुआ था, जिसमें से एक कपल था जो कि रहा करता था यीलिंग में। वहाँ पर एक ऐसा माहौल था कि जो बड़ी फैमिली थी ना, उसमें भी वो अपने ओमेगा बच्चों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। ओमेगा बच्चों को ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता था। लेकिन वी चांगसे का ओमेगा पुत्र था वेवशन। वेवशन की एक बड़ी बहन भी हुआ करती थी जिसका नाम था विवी। विवी जो थी ना, वो बहुत क्यूट थी, लेकिन वो एक प्राउड अल्फ़ा थी। इसलिए उसके पिता ने अपनी अल्फ़ा पुत्री पे तो सब कुछ लगाया, लेकिन अपने ओमेगा पुत्र पर वो बिल्कुल भी कुछ भी लगाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अल्फ़ास को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता था। वो घर के एक तरह से उत्तराधिकारी होते थे इसलिए। और वेवशन के जो हिस्से था ना, वो कुछ भी नहीं आया। लेकिन उसे जैसे तैसे रिबेलियस बिहेवियर होने के कारण, या फिर उसके अंदर ये था कि मुझ में इक्वालिटी होनी चाहिए, क्यों भेदभाव रखना है, उसने जैसे तैसे करके अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की। पर उसके पापा हमेशा से ही रूढ़िवादी सोच के थे, इसलिए उन्होंने जैसे ही वेवशन की अभी जस्ट डिग्री कंप्लीट ही हुई थी कि उन्होंने जानबूझकर अपने पुत्र का विवाह एक बहुत बड़े जर्नल वाले घर में कर दिया था, जहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लोग ना जर्नल, ब्रिगेडियर इस तरह की पोस्ट पे हुआ करते थे, या फिर मेजर की पोस्ट पे। वहाँ पर जितने भी अल्फाज थे ना, उनकी बहुत ज़्यादा रुतबा होता था, दुनिया उनकी सारी बात सुनती थी। पर वही कंजर्वेटिव माइंडसेट, जहाँ पर ओमेगास को दबा कर रखना है, यही अल्फ़ा को समझ में आता था। और उनके घर के ओमेगास भी चू नहीं करते थे वहाँ पे अपने रिबेलियस पुत्र को भेजना। शायद वी चांगसे की बहुत बड़ी गलती भी हो सकती थी, पर उन्होंने वेवशन से बिना पूछे, बिना उसकी मर्जी के सीधा रिश्ता तय कर दिया था। और तय भी किसी और से नहीं किया था, बल्कि उन्होंने वहाँ के मेजर लव वांगची, जो कि उनके सेकंड पुत्र थे, उसके साथ रिश्ता तय कर दिया था। वेवशन अपने रिश्ता तय होने पर बहुत रोता है। उसे किसी भी ना पॉलिटिशियंस या फिर आर्मी जनरल, आर्मी पर्सन के साथ रिश्ता नहीं रखना था। वो जानता था कि ऐसे में जान को खतरा रहता है, पॉलिटिक्स होती है, और वो किसी भी तरह से किसी पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बनना चाहता था। वो जानता था कि जितने भी उस वक्त के आर्मी पे, मतलब ये एक इमेजिनेशन स्टोरी है, तो आप सोच सकते हैं कि उस वक्त के जो अल्फाज होते थे ना, वो ओमेगास को ऑप्रेस करते थे, उन्हें दबा के रखते थे, कंजर्वेटिव सोच के होते थे। उन्हें लगता था हम किसी को भी बोली कर सकते हैं, हम किसी को भी अपने नीचे दबा के रख सकते हैं, और ओमेगास हमारे लिए सिर्फ बेड में प्लेजर देने वाले हैं। उसके अलावा ओमेगास की कोई औकात नहीं है। उनका काम सिर्फ हमारे लिए बच्चा पैदा करना है, उनका काम सिर्फ हमारे सारा काम करके देना है, उनका काम चुपचाप अच्छे से ड्रेसअप होकर हमारे साथ पार्टीज़ में जाना है। इससे ऊपर किसी भी ओमेगा की कोई औकात नहीं थी लेन फैमिली के अंदर, और वो हमेशा से ही ऐसे होते आए थे, कंजर्वेटिव माइंडसेट। जब लेन चिंगन की शादी हुई, लेनी उन्हीं के ही अच्छे परिवार से आने वाली लड़की थी, ओमेगा थी, लेकिन उसे हमेशा से ऑप्रेस रखा गया।
उसको हमेशा से सोफिस्टिकेटेड तरीके से तैयार होना होता था, लेकिन उसके सारे काम ओमेगा जैसे थे, जैसे कि अपने पति को बहुत अच्छे से ट्रीट करना, उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखना, उसे बेड में प्लेजर देना और उसके अलावा उसके बच्चों को जन्म देना, फिर उन बच्चों के लिए अपनी सारी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देना। लेकिन ओमेगा की कोई औकात नहीं होती थी, उनको कोई ज़्यादा यहाँ पर आज़ादी नहीं थी। उसी तरीके से उसी सोच के साथ उन्होंने अपने दोनों बेटे लैन शिजन और लोवांगची को पैदा किया। लैन शिजन फिर भी अपने पार्टनर को लेकर लीनियंट होते थे, लेकिन उनका ओमेगा बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी था अपने अल्फा को लेकर। उनका ओमेगा था मिंग्याओ, जो कि चू भी नहीं करता था उनके सामने, उनके सारी ज़रूरतों का ख्याल रखता था, जैसे कि सुबह उठने से लेकर बेड टी से लेकर रात को सोते समय तक अगर उनके हस्बैंड को कॉफ़ी चाहिए या फिर विस्की चाहिए, वो सब हाथ में लाकर देता था। इतना ओबीडेंट था, शायद इसलिए भी क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से तो आता था, पर वो किसी का नाजायज़ पुत्र था, क्योंकि उस वक्त के लोगों की मिस्ट्रेस होना, ओमेगा मिस्ट्रेस, बहुत नॉर्मल सी बात थी। अपनी पत्नी के अलावा कोई इंसान मिस्ट्रेस भी रख सकता था, और अपने पति को मिस्ट्रेस रखता हुआ कोई भी ओमेगा नहीं देखना चाहता था। इसलिए वो बहुत ज़्यादा ओबीडेंट होते थे। उन्हें लगता था कि अगर हम आज्ञाकारी होंगे, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह वफादार होंगे, तो शायद हमारे पति किसी और पे नज़र नहीं डालेंगे, शायद उनकी नज़रों में हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, और हम अगर वफादार बनकर बिल्कुल सारा काम करते रहेंगे तो हमारे पति हम पर एहसान करेंगे, हम पे एक मिस्ट्रेस नहीं लाएंगे। यही सोच के साथ सारे ओमेगा पागलों की तरह, खदों की तरह सारा काम करते थे और अल्फाओं के सामने जुबान तक नहीं खोलते थे। अगर अल्फा का डिसीज़न है कि मुझे अपने बेटे को पढ़ाना है, यहाँ भेजना है, उस फील्ड में डालना है, और ओमेगा की चाहे अंडर एज भी शादी करनी है, तब भी ओमेगा माँ कुछ नहीं बोल सकती थी। उनकी औकात सिर्फ घर में एक नौकर से भी बदतर थी, क्योंकि नौकर के पास ऑप्शन होता है जॉब छोड़ने का, उनके पास नहीं था। क्योंकि अगर वो अपने पति को छोड़ने की सोचेंगी तो समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि समाज में ओमेगास की इज्जत ही अल्फाओं की वजह से होती थी। एंड दैट वाज सो बैड, इतना ज़्यादा कि इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बहुत सारे ओमेगा के माइंडसेट पे पड़ने लगा था। जैसे कि मिंग्याओ कुछ ज़्यादा ही ओबीडेंट हो गया था, मतलब लैन शिजन अभी चीख भी नहीं मारता था वो उसके सामने, बिल्कुल रुमाल लेके खड़ा हो जाता था। और ये चीज़ ना लोवांगची भी देखता था, और लोवांगची को लगता था कि अब उसके पास भी जो ओमेगा है ना, वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा जैसे उसके भाई को ओमेगा मिला हुआ है मिंग्याओ, जो कि सुबह एकदम जल्दी उठ जाता है, अपने पति को बेड पे टी देता है, फिर उसके कपड़े लगाता है, उसके नहाने का देखता है, उसके बाद उसके लिए जो भी ब्रेकफास्ट तैयार होगा वो सारा देखता है। और उसकी माँ और मिंग्याओ तब तक खाने की टेबल पे नहीं बैठते जब तक अल्फा खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद वो चाहे तो अलग प्लेट में खाना ले सकते हैं, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली उन्हें अपने अल्फाओं को उनके प्रति वफादार रहने के लिए उनकी झूठी प्लेट में ही कभी कभी खाना खाना होता था। और लेन्यू बहुत पुराने विचार की थी, इसलिए वो झूठी प्लेट में ही खाती थी, और जिसकी वजह से मिंग्याओ को भी ये चीज़ अपनानी पड़ी। और लोवांगजी को लगता था उसके ओमेगा को भी ये चीज़ करनी होगी, पर क्या विवुशन इतना ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस को कभी अपनाएगा? बिल्कुल नहीं। उसका बिल्कुल सीधा मोटिव था, वो रिबेलियस था। वो कभी नहीं मानता था कि कोई किसी से कमतर हो सकता है, स्पेशली जेंडर वाइज। अल्फा और ओमेगा एक साथ एक ही वोम से पैदा होते हैं, एक साथ एक जैसे कार्य करते हैं, तो किसी भी ओमेगा को नीचा नहीं समझना चाहिए। ये विवुशन को लगता था ओमेगास को पढ़ने का हक होना चाहिए, उन्हें इक्वली काम करने का हक होना चाहिए, और उन्हें नौकरों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, और उन्हें घर के डॉग जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए, और उन्हें पेट पे प्लेजर नहीं मानना चाहिए। विभूषण के कुछ विचार क्रांतिकारी थे, अलग थे, वो रेवोल्यूशनरी था, वो कुछ अलग चाहता था दुनिया से। पर क्या उसके पिता ये सब मानते? नहीं, वो कंजर्वेटिव अल्फा थे, जिन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी लैन फैमिली में कर दी। विभूषण बहुत रोता है, खाना नहीं खाता, उसे बहुत दुख था कि उसके पिता उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि वो लव मैरिज करना चाहता था। उसने बचपन से ही रोमांस की कहानियाँ सुनी थी, विलियम शेक्सपियर को सुना था, उसने ना जाने कितने सारे रोमांटिक पोइट्स को पढ़कर ख़त्म कर दिया था। उसने चाइना के एंशिएंट टाइम की भी लव स्टोरीज़ पढ़ी थी कि प्यार में लोग कैसे कैसे होते थे, पर उसे प्यार में कोई भी गिफ्ट नहीं मिला, सारे फॉर्मल गिफ्ट थे, जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड और बाकी सबसे। उसे ब्राइड प्राइस में भी उसके पापा को अच्छा खासा पैसा मिला था उसकी शादी एक लैन परिवार के मेजर से करने के लिए, क्योंकि मेजर के लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन उन्होंने यीलिंग की फैमिली इसलिए चुनी थी क्योंकि वो अपनी अपनी
लोकेलिटी की थोड़ी थोड़ी खबर रखना चाहते थे। वो यिलिंग की अच्छी मजबूत वे फैमिली से रिश्ता बनाकर वो पॉलिटिकली उनसे इंक्लाइन होना चाहते थे उनकी तरफ, और तो और उनसे रिश्ते अच्छे करना चाहते थे। लवांगची को ऐसा नहीं था कि विवेशन को देखते ही प्यार हो गया या प्यार में शादी करा, नहीं। उनका सिर्फ एक मोटिव था कि उन्हें जापानीज़ लोगों के खिलाफ लड़ना है, और जापानीज़ लोगों के खिलाफ लड़ते हुए उन्हें अपने पॉलिटिकल रिश्तों को जो है वो स्थापित करना है। यहाँ पर लवांगची की शादी विवेशन से बिल्कुल ट्रेडिशनल कपड़ों में कर दी गई थी, लेकिन लवांगची ने ना तो विवेशन का हाथ पकड़ा था पालकी में बैठाने के लिए, और ना ही जब घर में उतर रहे थे तब भी उसे कोई हाथ पकड़कर पालकी में लेकर आया था। विवेशन अपना जो वेल था ना, यानी कि घूंघट था, वो उतारना चाहता था, लेकिन लवांगची ने वो भी उसे इजाज़त नहीं दी थी। वो बेचारा गर्मी में, सड़ी गर्मी में उसकी शादी की गई थी, क्योंकि यिलिंग का एटमॉस्फेयर भी कोई अच्छा नहीं था। और जब वो वहाँ से गुसू आया था, गुसू में हल्की फुल्की ठंड थी, लेकिन वो टाइम समर का चल रहा था, उसे पसीना आ रहा था, लेकिन लवांगची बहुत स्ट्रिक्ट था। उसने ना तो उसका हाथ पकड़ा था, वो बेचारा गिरता गिरता कितनी बार बचा था, और पीछे से नौकर ही विभूषण को पकड़ रहे थे। लेकिन लवांगची गुस्से से ही उसे देख रहा था, और अपने अल्फा के फेरोमोन से उसे रियलाइज़ हो रहा था कि उसका अल्फा इरिटेटेड हो चुका है। विभूषण हमेशा से चाहता था उसे एक बिल्कुल प्रिंस चार्मिंग जैसा पति मिले, लेकिन यहाँ उसे अकड़ू खड़ूस और वही अल्फा कंजर्वेटिव माइंडसेट वाला पति मिल रहा था, जिसकी वजह से उसे इरिटेशन महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था, मैं कहाँ फंस गया यार, मुझे अपने डैड जैसा टिपिकल पर्सन बिल्कुल नहीं चाहिए। पर अफसोस उसकी किस्मत बहुत ख़राब थी, और ख़राब तो अभी शुरू हुई है। आगे क्या क्या होने वाला था उसने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि घर में जाते ही उसे बेचारे को घंटों तक खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर जब तक अल्फ़ा बैठे हुए हैं तो ओमेगा बैठ नहीं सकते थे, और अल्फ़ा जब तक काम कर रहे हैं तब तक, जब तक वो बैठने के लिए नहीं बोलेंगे तब तक ओमेगास को खड़े रहना होगा। और वो बेचारा मुँह ढक कर खड़ा हो रहा था, सबसे मिल रहा था, उसे तो कुछ दिख भी नहीं रहा था उस घूंघट से कि उसे वेल पहनाई गई थी। उसके बाद उसे जाकर कमरे में बैठने के लिए बोल दिया गया था, और फिर यहाँ पर रात भर तक उसे उसी कपड़े में बैठना था। उसे वॉशरूम भी जाना था, लेकिन वो बेचारा कहे तो कहे किससे, क्योंकि उससे कमरे में कोई मिलने तक नहीं आया था। ना ही लेनी आई थी, ना ही मिंग्या आया था, कोई भी नहीं, क्योंकि परमिशन ही नहीं दी गई थी। लवांगची बिल्कुल नहीं चाहता था उसके कमरे में कोई घुसे, तो कोई भी नहीं घुसा। और विभूषण से किसी ने इतनी भी हिम्मत नहीं की कि उसे एक गिलास पानी तक दे दे। विभूषण बेचारा थक गया था घूंघट ओढ़े ओढ़े। उसने अपने हाथों से ही अपना घूंघट हटा दिया और फिर पास में ही सो गया। और जब रात में लवांगची विस्की का एक गिलास लेकर अपने कमरे में आया, उसने पहले ही अपने दोस्तों के साथ ऑलरेडी 3 पैक पी लिए थे, और चौथा पैक वो बस गल्प करके फटाफट से ख़त्म करता है। और अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि उसके ओमेगा ने अपने घूंघट को हटा दिया और बेड पे सो रहा है। उसका इंतज़ार भी नहीं किया, लवांगची सीधा ही बेड पर जाता है। विभूषण को ऐसे देखकर उसने विभूषण के सीधा मुंह को पकड़ के पिचका दिया, और विभूषण इस वजह से डर कर उसने आँख खोली थी। लवांगची ने गुस्से में कहा, तुम्हारा घूंघट कहाँ है, घूंघट ओढ़ो। विभूषण पहले प्रोसेस कर पाता, इतने में ही लवांगची ने उसे गुस्से में देखा और उसके मुंह पे ही सीधा घूंघट ढक दिया। विभूषण को गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, इस इंसान के मुंह तोड़ने का मन कर रहा था, लेकिन वो खुद को कंपोज रखता है। उसके पिता ने सीधा कहा था कि अगर उसने अगले 1 महीने तक कुछ भी हंगामा किया ना तो उसके पिता, और अगर लड़के वाले का फ़ोन उसके पिता को आया तो उसके पिता यहाँ पर विभूषण को हमेशा के लिए डिसऑन कर देंगे। और ये चीज़ उसे और भी ज़्यादा खटक रही थी। वो सोचता था 1 महीने तक मैं जैसे तैसे यहाँ पे रह लूँगा, उसके बाद मैं यहाँ से अपने पिता के घर वापस जाने की कोशिश करूँगा। लेकिन लवांगची ने अब विभूषण से तुरंत ही कहा, उसके सिर पे हल्का सा मारते हुए, ठीक से बैठो। विभूषण अब ठीक से बैठता है तो लवांगची उसके मुंह से अब ढंग से घूंघट को हटाता है, और उसके बाद विभूषण की ठोड़ी को ऊपर करके उसकी आंखों में देखता है। विभूषण गुस्से में अपनी आंखें बंद रखता है। तब विभूषण के मुंह को ऊपर करते हुए लवांगची गुस्से में कहता है, मेरी तरफ देखो, अंधे हो क्या। ये बात सुनते ही ना विभूषण के दिल में बहुत बुरी तरह से चुभती है। विभूषण लवांगची की तरफ गुस्से से देखता है। लवांगची उसके मुंह को ही ऐसे झटक देता है और कहता है, हाँ पता नहीं क्या ओमेगा पसंद किया है। अगर मुझे अलायंस नहीं करना होता ना यिलिंग में, तो मैं तुम्हारे साथ कभी शादी भी नहीं करता। अकड़ तो देखो तुम में, सारी अकड़ निकाल दूंगा। लवांगची अब धीमे धीमे अपने शर्ट के बटन खोलता है। विभूषण थोड़ा डर रहा था, कल्प करता है और कहता है कि मेरा मूड नहीं है। लवांगची कहता है, तो तुम्हें पता नहीं है बिस्तर पर
एक ओमेगा को अल्फ़ा को कैसे सर्व करना चाहिए। लवांगची की तरफ देखते हुए विवशा ने कहा, मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं करना। लवांगची ने कहा, कोई बात नहीं, आज मन नहीं है, पर धीरे धीरे जब रोज़ करोगे तो आदत हो जाएगी। विवशा ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, नो मीन्स नो। लवांगची ने कहा, ओमेगा होकर तुम्हें नो बोलने का हक बिल्कुल नहीं है। लवांगची ने अब अपने स्लीव्स को खोला, हल्का सा रोल किया और विवशन के चिन को अपने हाथ में पकड़ा और कहा कि रिबेलियस, 1 महीने में तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, फिर तुम यहाँ पर बिल्कुल वैसे रहोगे जैसे मेरे बड़े भाई का ओमेगा रहता है, बिल्कुल ओबीडियंट बन के। मुझे लगता है तुम्हें ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी, जैसे ब्रदर का ओमेगा उनकी सारी बातें सुनता है, तुम्हें भी वो सारी चीज़ें सुननी होंगी, करनी होंगी, वरना। विवशा ने कहा, वरना? वरना क्या? हाँ। लवांगची ने कहा, पता चल जाएगा वरना क्या। और लवांगची यहाँ पर अपने शर्ट को उतार कर सामने रख देता है। फिर उसने अपने गले में रुमाल को भी खोल दिया था और उसके बाद फिर वो अपनी बेल्ट को भी उतारता है। विवशा ने तुरंत ही अपनी आंखों पर हाथ रख लिए थे और कहा कि तुम क्या कर रहे हो। लवांगची ने कहा, आज हमारी सुहागरात है, क्या तुम भूल गए। फिर लवांगची ने धीरे धीरे अपने फेरोमोन्स को कमरे में रिलीज़ करना शुरू कर दिया और विवशन के पास आकर उसे कहा कि ये पियो। उसने विवशन को पानी में कुछ टॉनिक सा मिला कर दिया। विवशन ने कहा, मुझे नहीं पीना। लवांगची ने कहा, पियो, और उसका मुंह पकड़कर उसके मुंह में वो पूरा का पूरा टॉनिक पिला दिया। विवशन तो एकदम से उसका पीने के बाद ना उसे अजीब सा टेस्ट आ रहा था, उल्टी जैसा, लेकिन लवांगची ने उसके मुंह पर सीधा अपना हाथ रख दिया था कि वो उल्टी ना कर पाए और उल्टा गल्प करके सारा पी जाए। अब विवशन की आंखों के सामने सब कुछ भारी भारी और दो दो दिखने लगा था। लवांगची ने तुरंत ही पैर से पकड़कर विवशन को बिस्तर पर लेटा दिया और फिर अपने लोअर गारमेंट यानी कि ट्राउज़र को खोलकर बिल्कुल बिना कपड़ों के सीधा विवशन के पास आकर लेट गया था। विवशन ने कहा, मुझे गर्मी लग रही है। लवांगची ने धीरे धीरे विवशन के जो उसने चीपाव पहना हुआ था उसे खोलना शुरू कर दिया और धीमे धीमे उसकी ड्रेस को पूरा ऊपर से खोल दिया था, सारे बटन्स को खोल दिया था और फिर उस पर जो नॉट लगी हुई थी उसे भी खोलकर पूरा फ्रंट से बिल्कुल स्लोली ओपन कर दिया था। जिसके बाद विवशन की चेस्ट उसके सामने थी। उसने विवशन के फिर नीचे से ट्राउजर्स भी निकाल दिए थे और विवशन के गोद में लेकर उसे थोड़ा सा साइड में उठाया और उसके चीपाव को भी पूरी तरीके से निकाल कर बेड से नीचे फेंक दिया। अब विवशन भी बिल्कुल बिना कपड़ों के था। विवशन ने बार बार कहा, नहीं नहीं, मुझे गर्मी लग रही है, लेकिन लवांगची उसके ऊपर आया। उसने ओमेगा की दोनों टांगों को खोला, उनके बीच में जाकर विवशन के ऊपर लेटा और फिर विवशन को उसने किस करना शुरू कर दिया था। उसने स्मिक करते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें आज हल्का सा दर्द होगा, लेकिन फिर अब हर रात तुम्हें आदत हो जाएगी। उसने विवशन के साथ स्मूच करना शुरू कर दिया था। किस करते हुए दोनों पहले तो धीमे धीमे किस कर रहे थे। विवशन भी लवांगची के बालों को पकड़कर किस करता है और लवांगची स्मिक करते हुए उसे और भी ज़्यादा पैशनेटली किस करता है। फिर वो धीमे धीमे उसकी गर्दन को चूमता है और फिर नीचे आते आते उसके शोल्डर ब्लेड को भी किस करता है, बाइट करता है और यहाँ पर विवशन की जो नेक थी ना उस पर ज़ोर से बाइट करके उसे सीधा अपना अल्फा मार्क दे देता है, क्योंकि लवांगची एक पॉजेसिव पर्सन था। फिर वो धीमे से नीचे आते आते विवशन के दोनों हाथों को पकड़कर चूमने लगता है। उसके हाथों से धीमे धीमे उसकी बाजू की तरफ किस करता हुआ उसके शोल्डर से होता हुआ दूसरे शोल्डर तक किस करता है, फिर उसकी बाजू से दूसरे हाथ के कॉर्नर तक किस करता है और फिर वो विवशन की इंडेक्स फिंगर को अपने मुंह में लेकर हल्का सा किस करता है, सक करता है, जिसकी वजह से विवशन करहराने की आवाज़ें निकालता है। उसी तरीके से वो अपने दोनों हाथों से विवशन के जानबूझकर चेस्ट को पकड़कर थोड़ा सा प्रेस करता है। उसके बाद उसके निप्पल को स्टिमुलेट करता हुआ हाथों से दबाने लगता है, जिसके बाद विवशन का पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी बॉडी में कठोरता महसूस हो रही थी। अब लवांगची ने अपनी कठोरता को विवशन की कठोरता के साथ धीमे धीमे करके अपने शरीर को, अपने हिप्स को हिलाते हुए रगड़ना शुरू कर दिया था, जिसके बाद विवशन के मुंह से करहराने की आवाज़ निकल रही थी और उसकी नीचे के शरीर से चिकनाहट उत्पन्न हो रही थी, जो कि उसे कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रही थी अगले राउंड के लिए। अब लवांगची ने धीमे धीमे उसके दोनों हाथों को बिल्कुल उसके सर के पास रख दिया और फिर उसने पास से ही
ड्रॉर खोला और उसमें से हैंडकफ निकाल के उसके दोनों हाथों को अलग अलग जगह खोल कर बांध दिया। और फिर वह विवर्शन के हल्का सा नीचे आया, उसने उसकी चेस्ट पर उसके निपल को मुंह में लिया, किस करना शुरू किया और सक करने लगा। फिर दूसरे को हाथ से ज़ोर से दबाने लगा, जिसके बाद विवर्शन भयानक की आवाज़ें निकाल रहा था। लवांगची ये देख देख के स्मिक कर रहा था और फिर जानबूझकर उसकी नाभि पे हाथ फहराने लगा और उसने उसकी नाभि पर पास से ही ड्रॉर में से फिर एक मोटा सा पर्ल निकाला और उसकी नाभि पर फहराना शुरू किया। विभूषण के दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी, उसकी नाभि एकदम काँप रही थी जैसे वाइब्रेट हो रही हो, लेकिन वो जानबूझकर उसकी नाभि पर डोडी पर ज़ोर ज़ोर से उस पर्ल को जानबूझकर फहराने लगा। कभी वो उसे बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह गोल गोल फहराता और कभी वो जानबूझकर दूसरी डायरेक्शन में फैलाता और 360 डिग्री में उसके पेट पर जानबूझकर ऐसी चीज़ें कर रहा था। फिर वो उसके पेट से उस पर्ल को हटाता और चुंबन करने लगता, जिसकी वजह से ओमेगा की पूरी शरीर में वाइब्रेशन हो रही थी और कठोरता भी अपनी चिकनाहट हल्की फुल्की छोड़ रही थी। उसकी लोअर बॉडी से भी चिकनाहट निकल रही थी। वो अब धीमे धीमे कहता है अल्फा, और लवांगची स्मिक करता है। फिर वो उसके टांगों को बहुत अच्छे से फैला देता है और अब उसने देख लिया था कि विवर्शन खुद ही ओमेगा हीट की वजह से खुद को प्रिपेयर कर चुका है, इसलिए उसने विवर्शन की कठोरता को अपने हाथ में लिया और अपनी कठोरता को उसके नीचे के जगह पर हल्के हल्के से रब करने लगा और फिर उसने विवर्शन के अंदर खुद की कठोरता को हल्का सा डाला, जिसकी वजह से विवर्शन के मुंह से चीख निकल गई थी। पर उसने ये चीज़ रोकी नहीं, बल्कि विवर्शन की दोनों टांगों को अपने कंधे पे रखा और धीमे 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 इंच बाय इंच अपने चीज़ों को विवर्शन के शरीर में धीमे धीमे अपनी कठोरता को ढालता रहा, जिसकी वजह से विवर्शन काफ़ी चीख रहा था। उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे और वर्जिनिटी भी ख़त्म हो गई थी, लेकिन धीमे धीमे वो आंसू प्लेजर में बीत रहे थे क्योंकि विवर्शन को ये चीज़ अच्छी लगने लगी। उसने भी अपने हिप्स को हिलाना शुरू किया। लवांगची ने स्मिक किया और कहा कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें ये चीज़ अच्छी लगेगी। फिर उसने विवर्शन के ऊपर आते हुए उसकी टांगों को विवर्शन के खुद की चेस्ट के पास ले आया था और ऐसी ही डीप पोजीशन के अंदर उसने रोमांस को शुरू कर दिया। विवर्शन की तो सांसें फूल रही थी क्योंकि लवांगची काफ़ी ज़्यादा कठोर था, बड़ा था और उसने कभी ऐसा चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की थी, लेकिन लवांगची बिल्कुल मर्सीलेस था। उसे मर्सी महसूस नहीं हो रही थी विवर्शन के लिए, इसलिए उसने और भी ज़्यादा जोर लगाते हुए सब चीज़ें करनी शुरू कर दी, जिसके बाद विवर्शन को पहले तो दर्द हो रहा था, लेकिन बाद में प्लेजर महसूस होने लगा और दोनों इंटीमेट हो गए थे। और इसी तरीके से उन्होंने पहला राउंड किया। दूसरे राउंड में लवांगची ने उसके हाथों को खोल दिया था, इवन विवर्शन को उसने गोद में उठाया और फिर बेड के कॉर्नर पर बैठ गया था। उसने इसी पोजीशन में विवर्शन को अपनी जांघों पर बैठाया हुआ था और इसी पोजीशन में अपनी कठोरता को विवर्शन की बॉडी के अंदर हल्के हल्के से ढालते हुए उसने रोमांस करना शुरू कर दिया था। विवर्शन को ये चीज़ इतनी अच्छी लग रही थी कि वो खुद ही जंप करते हुए इस चीज़ को एंजॉय करने लगा और सेकेंड राउंड में वो दोनों एक दूसरे को हग करते हुए, किस करते हुए एक दूसरे के साथ पैशनेटली ज़ोर ज़ोर से रोमांस कर रहे थे एंड दैट वाज वंडरफुल। विवर्शन जो कि पहले अपने पति को पास भी नहीं आने दे रहा था, वो अब उसमें इतना खो गया था कि उसके साथ रुक ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि थर्ड राउंड में उसने खुद ही लवांगची को बिस्तर पर फेंक दिया था और उसके ऊपर आकर पहले तो उसे टीस करने लगा, उसकी थाइस पर बाइट करने लगा और फिर उसकी कठोरता को अपने होठों से चूमने लगा और उसके बावजूद उसके ऊपर बैठकर वो खुद से अपने अल्फा की कठोरता को सहलाता और खुद के अंदर लेते हुए बहुत आराम तरीके से अपने थर्ड राउंड को कंप्लीट करता है एंड दैट वाज वेरी 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 सेंशुअल, क्योंकि लवांगची बार बार उसके निपल को, उसकी छोटी छोटी चेस्ट को अपने हाथों से प्रेस कर रहा था, दबा रहा था और जिसकी वजह से विवर्शन कर हराने की आवाज़ें निकाल रहा था और फिर दोनों पैशनेटली रोमांस कर रहे थे और इसी में पोजीशन को लोटस पोजीशन में चेंज करते हुए भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेडक्टिव तरीके से एक दूसरे को किस करते हुए, एक दूसरे को मुआयन करने पर मजबूर करते हुए, एक दूसरे को काफ़ी हद तक पागल बनाकर, एक दूसरे की रूह में रूह डालकर
एक दूसरे की आंखों में लस्ट भरी, कामुक भरी निगाहों से देखते हुए एक दूसरे को प्लेजर दिया। दोनों बुरी तरीके से वहीं पर अपने आप को संतुष्ट करते हुए आत्मिक सुख को प्राप्त हो गए थे और फिर इसी पोजीशन में एक दूसरे से बिना अलग हुए ही गहरी नींद में सो गए थे। लवांगची ने विभूषण को पूरी तरीके से पा लिया था और उसके जो अल्फा मार्क दिया था ना, वहाँ पर लिख करते हुए उसे अपनी बाहों में लेकर सोता रहा। जब वो सुबह उठे ना, विभूषण की नींद खुली थी और उसने देखा कि वो लवांगची नीचे से अभी भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उसने लवांगची को उठाया, पर लवांगची जैसे ही सुबह दोबारा उठा, उसने फिर से 2 राउंड रोमांस किया और उसके बाद ही जाकर विभूषण को छोड़ा था। उसके बाद वो कमरे से गया, नहाया धोया और सीधा अपनी ड्रेस पहन के अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। विभूषण के लिए जब उसने अपनी बेड पर मैसी हालत देखी ना, तब उसे समझ में आया कि रात भर उन दोनों ने क्या किया है। विभूषण को अपनी लोअर बैक में बहुत दर्द हो रहा था। बड़ी मुश्किल से वो बाथरूम गया, खुद को क्लीन किया, नहाया और कपड़े ढूंढने लगा। विभूषण से ना ही झुका जा रहा था और उसके लिए सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। पर अफसोस की बात ये थी कि पूरा दिन उसे उसकी सास ने, यहाँ तक कि मिंगियाओं ने बहुत सारी चीज़ें समझाई, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। फ़िलहाल वो कुछ करने की हालत में नहीं था, इसलिए उसके सास ने उसे फ़िलहाल अगले 1 हफ़्ते तक रेस्ट करने के लिए बोला था। इसलिए लवांगची अब 1 हफ़्ते डेली आता, डेली उनकी नाइट एक्टिविटी होती और उसके बाद लवांगची बिना कुछ बोले ही चला जाता। लवांगची ने पूरे दिन भी उससे कोई बात नहीं की थी, रात में भी कोई बात नहीं करता था, सिर्फ अपने प्लेजर को देखता था और चला जाता था। 1 हफ्ते में विंग भी काफ़ी हद तक हील भी हो चुका था और काफ़ी हद तक वो उन चीज़ों का आदी हो गया था, तो इसलिए अब उसे इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता था। और जहाँ पहले वो पहले दिन झुक भी नहीं पा रहा था, अब उसकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी, क्योंकि डेली एक्टिविटी वो उनकी लाइफ का हिस्सा बन गई थी। ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए थे और विभूषण को अब उसे एक ओमेगा को कैसे काम करना चाहिए वो भी सिखा दिया गया था। विभूषण पहले टाल मटोल करता था, आलस दिखाता था, लेकिन अब वो लवांगची के लिए चीज़ें इसलिए करने लगा था क्योंकि इंटीमेसी के दौरान उसे लवांगची पसंद आने लगा था। उसे अपने अल्फा से अटैचमेंट महसूस हो रही थी और विभूषण को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, शायद लवांगची बाद में बदल सकता है। जैसे कि सभी को लगता है कि मेरे वाले को मैं बदल दूंगी। बिल्कुल लवांगची के लिए विभूषण के मन में भी यही फीलिंग आ रही थी। अनटिल अनलेस विभूषण की शादी को अब लगभग 1.5 महीने हो गए थे, उसे ये भी पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है। वो हर चीज़ दिल लगा कर रहा था, हर चीज़ दिल लगा कर सीख रहा था, अपने अल्फा का भी ख्याल रखता था, यहाँ तक कि वो झूठे बर्तन में भी खाना शुरू हो चुका था। लेकिन एक दिन विभूषण को उल्टियाँ हो रही थी। वो प्रेग्नेंट था, लेकिन जैसे ही उसका अल्फा कमरे में आया ना, तो विभूषण ने जब लवांगची उसे छूने लगा तो उसे मना किया और कहा कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर लवांगची ने उसकी सुनी नहीं। लवांगची ने सीधा उसे फिर से टॉनिक दिया और उन दोनों के बीच में रात भर नाइट एक्टिविटी हुई। इसके बाद अगली सुबह विभूषण को अपने पेट में बहुत दर्द हो रहा था और जब उसे दर्द सहा नहीं गया ना, तो उसने लवांगची से कहा कि उसे डॉक्टर के पास जाना है, पर लवांगची ने उसे मना कर दिया था। लवांगची ने साफ कहा कि वो किसी और अल्फा के पास विंग को कभी नहीं भेजेगा और जब भी वो फ्री होगा ना, मतलब उस दिन ना बुधवार का दिन था और अब संडे होने में काफ़ी दिन थे, लेकिन लवांगची ने उसे कहा कि वो संडे के दिन ही फ्री होगा, तभी विभूषण को डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। विभूषण को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एक तो उसके लोअर एब्डोमेन में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और लवांगची उसे डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जा सकता था। ऐसा कैसा पति है जो कि उसके साथ रोमांस कर सकता है, बिस्तर पर एक हो सकता है, उसके पूरे शरीर को निचोड़ कर रख सकता है, पर उसे डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकता? क्यों? विभूषण ने लवांगची से लड़ाई कर ली, लेकिन लवांगची ने गुस्से में आकर विभूषण पे हाथ उठाने की कोशिश की, जो चीज़ विभूषण को बहुत अजीब लगी। पूरे दिन लवांगची और विभूषण ने बात ही नहीं की थी, ना ही लवांगची ने सॉरी बोला और वो तो सीधा अपने काम के लिए निकल गया था, क्योंकि उसे बहुत सारे आर्मी के काम होते थे। वो एक मेजर की पोस्ट पे था और वहीं विभूषण पूरा दिन कमरे में रोता रहा। उसे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और कुछ टाइम बाद उसे ब्लीडिंग जैसा भी महसूस होने लगा। उसने ये बात अपनी सास को भी बताई, मिंगियाओ को भी बताई, पर किसी ने उसकी मदद ही नहीं की। सबने कहा कि जब तक लवांगची कुछ नहीं बोलेगा तब तक वो नहीं जा सकते, या फिर चिंगनजुन, पर एक ओमेगा को सिर्फ उसका अल्फा ही कमांड दे सकता है और अगर लवांगची ने मना किया है तो वो लोग नहीं लेके जा सकते। विभूषण पूरी रात कमरे में था और तड़पता रहा। उस दिन लवांगची ना रात में आया था,
लेकिन वो विभूषण की हालत देखकर डर गया था, क्योंकि उसने जैसे ही आने के बाद कमरे में लाइट्स ऑन की थी, मतलब उस वक्त कैंडल या फिर लालटेन जगाया करते थे रात के समय। जैसे ही उसने ये सब ऑन किया ना, उसने देखा कि बिस्तर पर काफ़ी जगह खून लगा है और विभूषण के लोअर पार्ट से खून निकल रहा है, उसके कपड़ों पर भी खून लगा है। तब लवांगची डर गया और उसने तुरंत ही अपने पेरेंट्स से कहकर वहाँ पर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने विभूषण की जांच की और बताया कि विभूषण का मिसकैरेज हो गया है। ये बात सुनते ही सभी लोग हक्के बक्के रह गए थे और लवांगची को बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। उसे लगा था शायद विभूषण ने जिद में आकर ये सब किया है, इसलिए वो वहाँ से डॉक्टर ने विभूषण के टमी की सफाई की, कुछ दवाई दी थी ताकि बच्चे का कोई भी अंश अंदर ना रहे, वरना उसका गर्भ सड़ सकता था। विभूषण ने वो दवाइयाँ ली जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती हैं, क्योंकि जब बच्चा ख़त्म होता है उसके बाद जब अंदर से यूट्रस की सफाई की जाती है, वो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। विभूषण उन दवाइयों को ले रहा था, लेकिन लवांगची उसके कमरे में ही नहीं आया था। लवांगची लगभग नेक्स्ट 1 हफ्ते तक विभूषण से बात ही नहीं करता और विभूषण को ये चीज़ खटकती थी। उसे अपने बिस्तर पर अपने अल्फा का ना होना बहुत बुरा लगता था, यहाँ तक कि उसका बच्चा ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी तक उसके अल्फा ने उसे एक बार भी सांत्वना नहीं दी थी, एक बार भी उसके आंसू नहीं पहुँचे थे। विभूषण बहुत रोया था, लेकिन एक दिन लवांगची कमरे में लगभग 1 हफ्ते बाद वापस आया था अपना कुछ सामान लेने। तब विभूषण ने कहा कि तुम अब कमरे में नहीं आते। लवांगची ने कहा कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, उसके बावजूद तुम सोचते हो कि मैं कमरे में आऊँगा। विभूषण ने कहा, मैंने मार दिया? मैंने तुम्हें कहा था मुझे पेट दर्द है, उसके बावजूद भी तुमने मेरे साथ रोमांस किया और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। लवांगची, मैंने तुम्हें कहा मुझे डॉक्टर के जाना है और तुम मुझे लेके नहीं गए, तुम मुझ पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? लवांगची ने घूर कर उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं अपने बच्चे को ख़त्म कर दूंगा? हाँ, तुम ज़रूर तुम्हारे किसी गैर अल्फा के साथ संबंध हो गए, तभी तुमने उस बच्चे को ख़त्म कर दिए, क्योंकि मैं तो कहीं यहाँ होता नहीं हूँ और रात रात भर वापस आता हूँ, पता नहीं तुम किसके साथ अपना मुंह मारते होगे। विभूषण को इतना गुस्सा आता है कि वो लवांगची पर सीधा हाथ उठा देता है, लेकिन लवांगची तुरंत ही उसके हाथ को रोककर उसके गाल पे ही चांटा जड़ देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने अल्फा पे हाथ उठाओगे? तुम अपनी औकात भूल गए हो क्या? तुम एक ओमेगा हो, तुम चाहो ना तो मैं अगर अपनी पे आ गया तो याद रखना तुम्हारी ढेरों मिस्ट्रेस तुम्हारे सामने लाकर खड़ी कर दूंगा, उसके बाद तुम्हारी कोई औकात नहीं होगी। विभूषण को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा दिल पर चुभ जाती है। एक ये थप्पड़ जो उसके अल्फा ने उसके गाल पे मारा है और दूसरा मिस्ट्रेस वाली बात, मतलब उन दोनों के बीच में जो ये सब चीज़ें चल रही थी ये कुछ भी नहीं थी। विभूषण को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, इसलिए वो गुस्से में आकर लवांगची तो वहाँ से चला गया। उसके बाद उसने सीधा अपना सारा बिस्तरा, मतलब अपना सारा सामान, सॉरी बिस्तरा नहीं बल्कि सामान बांधा और वो गुस्से में जब लवांगची घर से निकल गया था तो वो भी कहीं सामान लेकर घर से निकल गया था। उसे ना ही किसी ने रोका था, ना ही कुछ बोला था, कुछ भी नहीं, क्योंकि घर के लोग ना ही उससे ढंग से बात करते थे, ना ही उसे ट्रीट करते थे और विभूषण को यहाँ पर कभी भी अपनापन लगा ही नहीं। पूरा दिन कमरे में घुसा रहता था, इसलिए उसे इरिटेशन होती थी। और अब तो वो अपना सामान लेकर सीधा निकल गया। वो आसपास गया और उसने हीलिंग वापस जाने के लिए बस का पूछा। उसे बेचारे को 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद एक बस मिली। वहाँ पर उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ पैसे और चीज़ें तो दी हुई थी, क्योंकि जब शादी होती है तो देते हैं माँ बाप अपने बच्चों को। उसी तरीके से उन पैसों का इस्तेमाल करते हुए वो यीलिंग पहुंचा। वो अपने पेरेंट्स के घर आया तो उसके पेरेंट्स ने उसे अकेला आते हुए देख उससे सवालों की झड़ी लगा दी कि आखिर वो यहाँ क्या करने आया है और उसका अल्फा उसके साथ क्यों नहीं आया, उसका अल्फा उसे छोड़ने क्यों नहीं आया। और जब विभूषण ने बताया कि उसका बच्चा मिसकैरेज हो गया है और तो और उसके अल्फा ने उल्टा ही उस पर ब्लेम कर दिया है, तब उसके पिता ने उल्टा उस पर ही डांटना शुरू कर दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया और बोला कि ज़रूर तुम्हारी ही कोई गलती रही होगी, अल्फा ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं। तब विभूषण को अपने पिता का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपने पिता से पूछा कि अच्छा, अल्फा बेवजह कुछ भी नहीं करते हैं, आपने हमेशा बेवजह मेरे और मेरी बड़ी बहन में फ़र्क किया। वो अल्फा है, मैं ओमेगा हूँ, आप हमेशा से हम दोनों को अलग से ही ट्रीट करते आए हैं और उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि अल्फा कुछ बेवजह नहीं करते। आपने मेरे से शादी करने से पहले मेरी राय भी नहीं पूछी, वो इंसान मुझसे बात भी नहीं करता है, पूरा दिन मैं नौकरों की तरह वहाँ रहता हूँ, उसके बावजूद भी आप चाहते हैं मैं वापस जाऊँ। उस इंसान ने जब मेरे पेट में दर्द हो रहा था मुझे डॉक्टर तक के पास ले जाने के लिए उसके पास टाइम नहीं था
और आप चाहते हैं कि मैं उस घर में जाऊँ? तो उसके पिता गुस्से में कहते हैं, हाँ मैं चाहता हूँ तुम उस घर में वापस जाओ। विभूषण गुस्से में आता है और कहता है कि मुझे तो किसी घर में नहीं रहना, क्योंकि ना तो वो जगह मेरा घर है और ना ही आपका घर मेरा घर है, मुझे कहीं नहीं रहना। विभूषण अपना सामान उठाता है और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। उसके पिता को लगता है कि शायद वो वापस से गुस्सू चला जाएगा, लेकिन नहीं, विभूषण वहाँ से सीधा ट्रैवल करके युनमक चला जाता है। युनमक में उसे अपने कज़न्स के घर जाना था। वो जियांग्स के घर आता है, जहाँ पर जियांग यानली की शादी तय हो गई थी, उसकी कज़न की। विभूषण वहाँ पर बैठा हुआ था। हालांकि उसकी माँ को उसके पिता के बिना कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी और उसके पिता जियांग्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने उसकी माँ को, उसकी बहन को उस शादी में नहीं आने दिया। लेकिन विभूषण को भी पता नहीं था कि वहाँ शादी हो रही है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे शादी का माहौल देखकर वो चुप हो गया। उसने किसी से नहीं बताया कि वो लवांगची से लड़ कर आया है या वो क्या झेल कर आया है। और जब वो वहाँ गया ना, वो देखता है कि सभी लोग बहुत खुश हैं, सभी लोग यहाँ पर आओ भगत कर रहे हैं दूल्हे और की। लेकिन वो एक चीज़ नोटिस करता है कि जियांग यानली के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी लग रही थी इस शादी से। यहाँ पर विभूषण जब पूरा समारोह, क्योंकि आज यानली की शादी नहीं बल्कि सगाई थी, तो वो सगाई ख़त्म होने के बाद यानली से मिला। यानली से पूछता है कि क्या हुआ है शिजे, आप आज इतनी ज़्यादा दुखी क्यों हैं? तो यानली फूट फूट कर रोती है और कहती है कि मेरा होने वाला अल्फ़ा मुझसे प्यार नहीं करता है। मैंने जिनजिशुन से बात की थी, जिनजिशुन कह रहा था कि उसे मैं पसंद नहीं हूँ। विभूषण ने अपना हाल देखा और वो जानता है कि शायद वो भी लवांगजी को पसंद नहीं है, इसलिए वो कहता है कि शिजे, मैं चाहता हूँ कि आप ना ये शादी तोड़ दो। तभी जियांग यानली ने कहा, क्या कह रहे हो तुम? इतने सारे मेहमान आ गए हैं, पेरेंट्स ने जुबान दे दी है, मैं ये शादी कैसे तोड़ दूँ? आशियान। विभूषण कहता है, शिजे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी भी तो शादी हुई थी ना लवांगजी से, जो कि एक मेजर है। आपको पता है वो सिर्फ रात में मेरे पास आता था, पूरा दिन मेरे पास भी नहीं आता था। और रिसेंटली मेरा मिसकैरेज हुआ है। मैंने उस दिन में वहाँ पर कैसे अपने दिन बिताए हैं मैं जानता हूँ। मैं डिवोटी होकर भी, जबकि मैं इतना रिबेलियस हूँ, मैं कितना काम करने लगा था, लेकिन उस इंसान ने एक पल में मुझे कह दिया कि इस बच्चे की जान सिर्फ इसलिए गई होगी क्योंकि शायद मेरा किसी अल्फ़ा से संबंध होगा या मैं उसके बच्चे को जीने नहीं देना चाहता। शिजे, कि अल्फ़ा बहुत ही ख़राब होते हैं, आप मत करो शादी। जियांग यानली कहती है, नहीं, मैं जिनजिशुन से शादी नहीं तोड़ सकती। माँ बाप ने पैसा लगाया है, सब कुछ हो गया है, पर वो मुझसे प्यार नहीं करता है। विभूषण उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि आप शादी मत करो। 2 दिन बाद जियांग यानली की शादी होती है। शादी से एक रात पहले जिनजिशुन उससे फिर से मिलता है और उसके सामने हाथ पकड़कर एक लड़की ले आया था, जो कि जिनसू थी। यहाँ पर जिनजिशुन ने हाथ पकड़कर जिनसू को दिखाते हुए कहा था कि ये मेरी कज़न है और मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि उस टाइम चाइना में कज़न मैरिज अलाउड होती थी। इसलिए जिनजिशुन उसका हाथ दिखाकर कहता है, मैं इससे प्यार करता हूँ। अगर मेरी शादी तुमसे हो भी गई ना, तभी मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ याले, तुम मेरी पत्नी भले ही बन के रहोगी, लेकिन मैं इसे अपनी मिस्ट्रेस के तौर पे रखूँगा। जिनसू से मैं हमेशा प्यार करूँगा। तुम दुनिया के लिए मेरी पत्नी होगी, पर हर जगह मेरे साथ फंक्शन, पार्टी या फिर कुछ भी हो जाए, वहाँ पर जिनसू जाया करेगी। तुम सिर्फ कमरे और मेरे बच्चों को जन्म देने के लिए होगी। मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर करूँगा जब तक तुम एक बार प्रेग्नेंट नहीं हो जाती, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारे कमरे में कभी नहीं आऊँगा, तुम्हें प्यार नहीं करूँगा, तुम्हें देखूँगा नहीं। उसके बावजूद भी तुम्हें मेरे ख़ानदान की सारी जिम्मेदारी उठानी होगी। और वो उसके सामने ही जिनसू की कमर पे हाथ रखता है। जिनसू भी यहाँ पर जिनजिशुन के कपड़ों से खेलती हुई उसकी नेक पे किस करती है और ये बेशर्मी जियांग यानली अपनी आंखों से देखती है और रोती हुई फिर जाती है। और ये सब चीज़ें दूर खड़ा विभूषण भी देख रहा था। विभूषण की गुस्से से मुट्ठियाँ भिज गई थी और उसने जियांग यानली के पीछे जाकर उसे कहा, शिजे, अभी भी आप शादी नहीं तोड़ना चाहती? तो जियांग यानली कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स को क्या बताऊंगी, मैं अपने पेरेंट्स से कैसे कह दूं कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती? माँ कभी नहीं मानेंगी। विभूषण को बहुत गुस्सा आता है। वो बार बार जियांग यानली को समझाता है, पर जियांग यानली बिल्कुल नहीं सुनती है और वो पूरी रात रोती रहती है। और सुबह सूजी हुई आंखों के साथ ही वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ तक कि मंडप में भी चली जाती है। बिल्कुल वो बैठी होती है जब उसे सिर्फ वॉफ्स लेनी थी कि तभी मैडम यू अचानक से कहीं से आकर उस शादी को रोक देती है।
तभी सारे लोग मैडम यू की तरफ देख रहे थे। मैडम यू ने गुस्से में आकर जिन सुशन और जियांग यानली के कंधों पर जो सिल्क का रोब रखा हुआ था, जो कपड़े रखे हुए थे, उसे ही लात मारकर फेंक दिया था। और उसने अपनी बेटी का भी घूंघट हटाकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपनी तरफ करते हुए बोला था, ये शादी नहीं हो सकती। तभी सब लोग मैडम यू की तरफ देख रहे थे। मैडम यू ने गुस्से में जिन जिशन की तरफ देखते हुए उसे खींच के जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि जब तुम जिनसों से प्यार करते हो तो तुम मेरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कैसे कर सकते हो। ये तो शुक्र है कि मुझे ये सब चीज़ें पता चल गई। अगर मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम मेरी बेटी से नहीं बल्कि उस जिनसों से प्यार करते हो तो मैं अपनी बेटी का जो घर है वो अपने हाथों से बर्बाद कर देती। तुम इस बिल्कुल भी काबिल नहीं हो, स्पेशली इस शादी के। जिशन, तुम्हारे पिता तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे, गिड़गिड़ा रहे थे मेरे सामने, क्योंकि हम लोग युनमक के हैं। युनमक का वो यहाँ से इस्तेमाल करना चाहते थे क्योंकि मेरे पति की अच्छी खासी पोस्ट है आर्मी में। इसके बावजूद भी मैंने तुम्हारे लिए हाँ भर दी और तुम मेरी बेटी को कहते हो कि मेरी बेटी सिर्फ उत्तराधिकारी को जन्म देने के लिए है। बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी तुम्हारे घर में शादी नहीं करेगी। अब मैं अपनी बेटी की शादी कहीं और करूँगी, जहाँ उसका दिल होगा, जहाँ वो चाहेगी। तभी सामने से नी मिंजू आते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे हमेशा से पसंद करता था और मैं उसे एकदम ऑर्थोडॉक्स लोगों की तरह रखना नहीं चाहता। मैं उसे प्यार करना चाहता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं 1 साल आपकी पुत्री के साथ रहकर उन्हें डेट करना चाहूँगा और उसके बाद ही अगर वो मुझे ठीक समझेंगी तो उनसे शादी करूँगा। मैडम यू यहाँ पर कहती हैं, नी मिंजू याद रखना, अगर मेरी बेटी की आंखों में आपकी वजह से कभी आंसू आए तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। और रही बात डेटिंग की, तो वो चीज़ आप और जियांग यानली मिलकर डिसाइड करो, क्योंकि अब मैं उस पर कोई भी रिश्ता फोर्सफुली नहीं थोपने वाली हूँ। मैडम यू ने तुरंत ही जिन जिशुन का हाथ पकड़ा और उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया था और जिन गुआंगशान और उनकी पत्नी को भी वहाँ से जाने के लिए बोल दिया था। तभी वो पीछे मुड़ी और उन्होंने आंखों ही आंखों में वेवोशन को इशारा किया, क्योंकि वेवोशन ने शादी होने से जस्ट पहले मैडम यू को सब बता दिया था। वो जानता था कि उसकी जो आंट है ना, वो अपनी बेटी से, अपने बच्चों से कितना ज़्यादा प्यार करती है। उसने रात में जो भी देखा था जिनसू के बारे में, वो सब कहीं ना कहीं मैडम यू को बता दिया था। इसलिए मैडम यू ये वाली बात जिनजुशन के करने के लिए भी जो उनके आसपास का गेस्ट हाउस था ना, वहाँ गई थी और वहाँ पर उन्होंने देखा कि जिनसू और जिनजुशन किस कर रहे थे। इसलिए वो चुपचाप उस मोमेंट हंगामा नहीं करती हैं, वापस आ गई थी। लेकिन जब वो शादी होते हुए अपनी बेटी की देख रही थी, तब जियांग फेमिया को भी चीज़ें बताई। जियांग फेमिया ने कहा कि नहीं, अब सबके बीच में वो अपनी बेटी की शादी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इससे समाज पे इम्पैक्ट गलत जाएगा, लोगों को लगेगा उनकी बेटी बेकार है। इसलिए उन्होंने मैडम यू को एक जगह बंद कर दिया था, पर वेवोशन ने टाइम से आकर मैडम यू को उस कमरे से खोल दिया और मैडम यू टाइम से शादी में पहुंच गई और अपनी बेटी की जान बचा ली थी। क्योंकि कभी कभी समाज के डर से हम वो चीज़ कर लेते हैं जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। अगर टाइम पे इंसान मना कर देना, रुक जाए, तो शायद बहुत सारे रिश्ते बच सकते हैं। लेकिन हम पहले ये सोचते हैं कि दूसरों की खुशी के लिए सेक्रीफाइस दे देंगे, लेकिन फिर हमसे वो सेक्रीफाइस किया नहीं जाता। सेम जियांग यानली के साथ हो रहा था। वेवोशन अब काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन उसे पता चलता है कि गाँव में कुछ हलचल हुई है। जैसे जिनजुशन की फैमिली वहाँ से गई है, तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पर कुछ कर्नल और मेजर आकर एक ओमेगा को ढूंढ रहे हैं। वेवोशन के दिमाग में ये चीज़ हिट हुई कि शायद लवांगची उसे ढूंढ सकता है। उसने चुपचाप वहाँ से निकलकर दूर से देखने की कोशिश की कि उसे कौन ढूंढ रहा है। तो उसे पता चलता है कि लवांगची वहाँ पर एक फोर्स लेकर आया हुआ है और वो सारे लोग मिलकर वेवोशन को ढूंढ रहे हैं। इसलिए शादी के तुरंत बाद बिना अपने किसी कज़न से मिले हुए, बिना मैडम यू से मिले हुए, बिना जियांग यानली से मिले ही वेवोशन सीधा अपने सामान को उठाता है। कुछ सामान तो उसका रह भी गया था और वो सीधा वहाँ से भाग जाता है। वेवोशन बिल्कुल भी लवांगची के हाथ नहीं आना चाहता था। एक तो वो थप्पड़, ऊपर से इस इंसान की ऑर्थोडॉक्स सोच उसे और भी ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। इसलिए वेवोशन तुरंत ही वहाँ से एक नाव जा रही थी, उसमें बैठा और वहाँ से बहुत दूर निकल गया था। वेवोशन जब घर छोड़कर भाग आया था ना, और पिछले 3 दिन से घर में नहीं था, तब लवांगची को एहसास हुआ कि वो वेवोशन से कितना ज़्यादा प्यार करता है और वो वेवोशन के बिना नहीं रह सकता है। उसने वेवोशन पे हाथ उठाकर कितनी बड़ी गलती की। और वेवोशन अपना बच्चा खो चुका था उस टाइम पर। एक अल्फा को अपने पार्टनर पर
गुस्सा नहीं करना चाहिए बल्कि उसका साथ देना चाहिए। ऐसे मोमेंट पे लवांगजी ने गुस्सा करके बहुत बड़ी गलती की थी। लवांगजी को पश्चाताप हो रहा था, इसलिए वो अपने पार्टनर से मिलना चाहता था, लेकिन विभूषण उसे छोड़ के भाग गया था। ये बात लवांगजी को बहुत बुरी लगी थी। वो उसे न जाने कितने दिनों से ढूंढ रहा था। शायद जब विभूषण अपने पेरेंट्स के घर आया, युनमग आया, तब से ही वो इधर उधर तलाश कर रहा था कि विभूषण कहाँ गया होगा। और अब जब वो यहाँ आया तो विभूषण यहाँ से भी कहीं भाग गया। यहाँ पर उसने मैडम यू और बाकी सबसे भी पूछताछ की तो उसे पता चला कि विभूषण यहाँ पर ही था। विभूषण को कुछ सामान उसे मैडम यू से मिल भी किया था और अब वो विभूषण के बारे में जानने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि विभूषण नाव में बैठकर कहीं और के लिए निकल गया है। विभूषण वहाँ से नाव में बैठकर ना युनपिंग सिटी के लिए निकल गया था। लवांगजी भी यहाँ से अपने लोगों को कहता है कि हमें अब युनपिंग जाना होगा। विभूषण युनपिंग से होता हुआ एक अलग से माउंटेन की तरफ निकल गया था। वो जानबूझकर लवांगजी से दूर छुपकर जाना चाहता था। युनपिंग के जो माउंटेन थे ना, उनकी जर्नी आसान नहीं थी। विभूषण ने जानबूझकर काफ़ी सारे काफिले के साथ वहाँ पर घोड़ा बग्गी जाती थी, घोड़ा गाड़ी या फिर जो भैंसों वाली कार्ट होती थी वो जाया करती थी, उस पर बैठकर वो आगे का सफ़र तय कर रहा था। और फिर वो लोग एक पहाड़ से होते हुए दूसरे पहाड़ से होते हुए तीसरे पहाड़ और फिर एक वैली के अंदर आ गए थे। वहाँ पर विभूषण अपने एक कज़न के घर रहने गया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि शाओ शिनचेंग था। शाओ शिनचेंग एक तरह से उसका कज़न नहीं था बल्कि उसकी माँ का कज़न था और वो लोग बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हुआ करते थे। शाओ शिनचेंग की शादी शू परिवार में हुई थी, जो कि उसका पति था शुयेंग। शुयेंग जो था ना, वो एक ऐसी फैमिली से आता था जहाँ पर वो तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड था, लेकिन उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा बेकार थे। विभूषण अचानक से शाओ शिनचेंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था और उससे जाकर सीधा गले लग गया था। दोनों हालांकि रिश्ते में तो अंकल और भतीजा थे, नेफ्यू थे, लेकिन दोनों के दोनों ना एक दूसरे से बिल्कुल फ्रेंड की तरह मिलते थे, क्योंकि शाओ शिनचेंग की उम्र ज़्यादा नहीं थी बल्कि विभूषण से वो सिर्फ 3 या 4 साल ही बड़ा था। और यहाँ पर उसका एक छोटा सा बच्चा भी हुआ था जिसका नाम था शुतिन। शुतिन बहुत क्यूट था। यहाँ पर शुयिंग भी विभूषण से मिलता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। विभूषण तो शाओ शिनचेंग के गले लगकर काफ़ी ज़्यादा रोता है और यहाँ पर शाओ शिनचेंग उसे चुप कराता है। फिर दोनों मिलके काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन शाओ शिनचेंग के जो इन लॉज थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा घटिया थे, बहुत ही ज़्यादा उसे सुनाते रहते हैं। यहाँ तक कि उसके बेटे शूटिंग को भी बिल्कुल पसंद नहीं करते। हालांकि शूटिंग एक अल्फा है, वो लोग हमेशा से शुयिंग की शादी किसी और से करना चाहते थे, उनके ही गांव में रहने वाली म्याम्या से, लेकिन शुयिंग ने शाओ शिनचेंग को चुना, जो कि चीज़ उसके पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, इसलिए वो उन दोनों के बीच में कलेश करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वो लोग जानबूझकर म्याम्या और शुयिंग को साथ भेजा करते थे, जिससे शाओ शिनचेंग को काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होती थी। एक्चुअली शाओ शिनचेंग के साथ भी एक ट्रेजेडी हुई थी। उसका ना पहले रिश्ता जो था ना, वो एक सोंगलेन नाम के इंसान से कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया था उसके पेरेंट्स ने, लेकिन उसे शुयिंग बहुत ज़्यादा पसंद था और शुयिंग को भी वो पसंद था। शुयिंग का भी जो रिश्ता था वो म्याम्या से तय कर दिया गया था, पर दोनों को ही अपने अपने पार्टनर बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए उन दोनों ने भागकर शादी कर ली थी। और भागकर शादी करने के बाद तुरंत बाद ही, शादी के 1 महीने में ही शाओ शिनचेंग प्रेग्नेंट हो गया था, जिसकी वजह से आज दिन तक उसके पेरेंट्स यानी कि शुयिंग के पेरेंट्स ने उसे अपनाया नहीं था। शाओ शिनचेंग के पेरेंट्स तो उसे वैसे भी सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए अब उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि सोंगलेन भी यहाँ पर जानबूझकर उसके सास ससुर को भड़काने के लिए आ जाता था और म्याम्या भी भड़काती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता था और स्पेशली उसका बच्चा भी। यहाँ पर शुयिंग विभूषण से मिलने के बाद अपने काम के लिए निकल गया था। विभूषण आराम से शाओ शिनचेंग के घर में बैठा हुआ था कि तभी शाओ शिनचेंग की सांस आकर विभूषण और यहाँ पर शूटिंग को भी बहुत ज़्यादा सुना रही थी, जिसकी वजह से विभूषण को समझ में आता है कि ये औरत कितनी ज़्यादा खड़ूस है। वो बेफजूल में शूटिंग को कभी थप्पड़ मार के निकल जाती, जिसकी वजह से वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता, या फिर वो शाओ शिनचेंग जो भी खाना बनाता था उसमें कभी नमक मिर्ची मिलाकर निकल जाती थी, ताकि हर बार उसकी बुराई हो सके। विभूषण ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था और उसके बाद जब शाम को शुयिंग आता है, वो शुयिंग को बताता है कि किस तरह से उसकी माँ दिन भर शाओ शिनचेंग को तंग करती है। तब शुयिंग उसे बोलता है कि वो फ़िलहाल
अपने लिए नया घर देख रहा है, पर अगर वो ऐसे में अपने पेरेंट्स को छोड़कर चला जाएगा तो समाज हमेशा यही कहेगा कि कल्पा अपने पेरेंट्स को रख नहीं सकता। एक ओमेगा के लिए उसने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया। फिर विभूषण उससे समझाता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की हरकतें भी ठीक नहीं हैं, लेकिन शुयंग कहता है कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे छोड़ दे। वो बहुत बार सोचता है कि वो छोड़ दे, लेकिन वो यही सोचता है कि बुढ़ापे में उनका क्या होगा। विभूषण उसे समझाता है कि कुछ टाइम के लिए, लगभग आने वाले 5 सालों के लिए तुम लोग अलग घर में रह लो। जब तक तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी कदर महसूस नहीं होगी ना कि तुम अपने पार्टनर के लिए स्टैंड ले रहे हो, तब तक वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब तक वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक वो तुम्हारी लाइफ हेल बनाते रहेंगे। आज शायद शाओ शिनचेंग तुमसे कुछ कह नहीं रहा शुयंग, पर मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं शाओ शिनचेंग को भी जानता हूँ। जिस दिन उसका बस हो गया ना, जिस दिन उसे लगा कि अब उसे नहीं सहा जा रहा, उस दिन तुम्हारे लिए लाइफ हेल हो जाएगी, क्योंकि शाओ शिनचेंग तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। और तुमने कभी सोचा है कि शूटिंग का क्या होगा, तुम्हारे बेटे का क्या होगा? शाओ शिनचेंग के साथ वो लोग इतना बुरा व्यवहार करते हैं और तुम्हारे बच्चे पे तो हाथ तक उठा देते हैं। क्योंकि वो अभी कुछ चीज़ें समझता नहीं है, बोल नहीं सकता, पर वो छोटा है, वो बच्चा है। उसकी हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा जब वो देखेगा कि हर वक्त उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उसके ओमेगा पेरेंट को कितना ज़्यादा तंग करते हैं, उसके ओमेगा मदर या फादर का हो उसे कितना ज़्यादा बुली करते हैं। उसके बाद उसके मन में क्या आएगा? उसको भी ऐसा लगेगा शायद उसे भी हक है किसी ओमेगा को बुली करने का, किसी ओमेगा को सताने का। या फिर तुम्हारा बच्चा इतना ज़्यादा रिबेलियस हो जाएगा कि उसे अपने ग्रैंड पेरेंट से ही नफरत हो जाएगी। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि शाओ शिनचेंग को सताते हैं, वो तुम्हारे बच्चे को भी सताते हैं। तुम्हारा बच्चा या तो बहुत ज़्यादा रिबेलियस बन जाएगा या बिल्कुल डरपोक बन जाएगा, क्योंकि बच्चों की जो मेंटल ग्रोथ होती है ना वो बचपन से होती है। और तुम अगर स्टैंड नहीं लोगे ना तो याद रखना तुम्हारे साथ साथ आने वाली जनरेशन भी बहुत कुछ भुगतेगी, शाओ शिनचेंग भी और तुम्हारा बच्चा भी। आज एक बच्चा है, कल 2 होंगे, फिर क्या कर लोगे तुम? और तुम्हारे घर में कॉन्स्टेंटली म्योम्या का आना, सोंगलैन का आना हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। इस तरह के लोगों को तुम अपने आसपास देखोगे, आज नहीं तो कल तुम्हें गुस्सा आएगा सोंगलैन को देखकर, क्योंकि कभी ना कभी वो एसोसिएट था शाओ शिनचेंग के साथ। हालांकि उनके बीच में कोई भी ऐसा वैसा रिश्ता नहीं था। और म्योम्या जब तक तुम पे डोरे डालेगी, क्या तुम्हें लगता है शाओ शिनचेंग को हेल्दी महसूस होगा? नहीं। और जब तक तुम अपने पार्टनर को इनसिक्योरिटी पे रखोगे ना, तब तक रिलेशनशिप एक स्टेक पे रहेंगे। विभूषण के समझाने के बाद यहाँ पर शुयंग समझता है कि उसे लगभग 4 से 5 सालों के लिए ना अपने पेरेंट्स से दूरी बनानी चाहिए। दूरी इसलिए नहीं कि उसे अपनी ओमेगा का साथ देना है, दूरी इसलिए कि उसे अपनी ओमेगा की मेंटल हेल्थ देखनी है और उसे अपने पेरेंट्स को भी एक सबक देना है। और तीसरी चीज़, उसे अपने बच्चे को वो ट्रॉमा नहीं देना कि वो आगे चलकर एक जानवर में तब्दील हो जाए या एक डरपोक में तब्दील हो जाए, वो ज़िंदगी भर ट्रॉमाटाइज रहे कि आखिर ऐसा क्यों करते थे उसके ग्रैंड पेरेंट्स। इसलिए शुयंग 2 दिन बाद अपने ही पेरेंट्स का घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गया था। हालांकि वो घर छोटा था, पर वो मैनेज कर लेता था, और जैसे तैसे मैनेज कर रहा था। विभूषण भी उनके साथ रह रहा था। दरअसल क्या था, विभूषण ना अपनी ज्वेलरी भी ले आया था, जिसे बेचकर उसके पास काफ़ी पैसे भी आ गए थे। इसलिए वो शुयंग या शाओ शिनचेंग पर बोझ नहीं बन रहा था, बल्कि उनके साथ खुशी खुशी रह रहा था। कि तभी उसे पता चलता है कि उसका पति फिर से ढूंढते हुए वहाँ पर आ गई है। उसे डर लगने लगा और फिर उसने वहाँ से भी भागने की कोशिश करने लगा। वो यहाँ पर अपना मुंह छुपाकर जैसे तैसे भाग ही रहा था कि अचानक से जो लैन आर्मी थी ना वो वहाँ पर आ गई थी, गूसू की, और उन्होंने विभूषण को पकड़ लिया था। विभूषण को पकड़ने के बाद वो तुरंत ही लवांगची के पास ले आए। लवांगची ने विभूषण से कहा, विभूषण तुम यहाँ मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? तुम मेरे ओमेगा हो। विभूषण ने तुरंत ही उसे कह दिया था, ओमेगा? तुम्हें तो लगता है ना मैं तो कैरेक्टरलेस हूँ, किसी के साथ मेरा बच्चा हो सकता है या फिर मैं तुम्हारे बच्चे को ख़त्म कर सकता हूँ, तो यहाँ क्या करने आए हो? चींडे लेने आए हो? चले जाओ यहाँ से। लवांगची यहाँ पर घुटनों के बल बैठकर सबके सामने अपने प्राइड को साइड रखते हुए विभूषण से माफ़ी मांगता है। विभूषण ने कहा, क्यों? तुमने मेरा प्राइड हर्ट नहीं किया था। डोंट एवर हर्ट माई प्राइड, ओके? डोंट यू डियर लवांगची। तुमने मुझ पर इतने बड़े लालचन लगाए और तुम्हें लगता है कि तुम घुटनों के बल बैठोगे? तुमने मुझे कैसा ट्रीट किया, हाँ? जैसे मैं कोई इंसान ही नहीं हूँ। तुम्हारे लिए सिर्फ एक बेड पे तुम्हारे साथ सोने वाला इंसान था? नहीं, मैं तुम्हारा पार्टनर था। और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? नो वे। हट जाओ मेरे सामने से, और अपने इन झिंगूरों को भी ना दूर रखना मुझसे, समझे लवांगची?
मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। लवांग जी तुरंत ही उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ चलो। विभूषण ने कहा, क्यों जाऊँ? मैंने तुमसे सुहागरात पे कहा था, मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाना चाहता। तुमने मुझे एक टॉनिक दिया और उसके बाद हम डेली सब चीज़ें करते थे, लेकिन एक रात तुमसे रुका नहीं गया। जब मुझे दर्द था तुमसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तुमसे ना नहीं सुनी गई। मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ? तुम्हें पता है जब कोई इंसान ऐसा करता है ना तो उसे क्या कहते हैं? उसे फोर्सफुल रिलेशनशिप कहते हैं। मैं तुम्हारे साथ फोर्सफुली नहीं रह सकता हूँ। गॉट इट? लवांग जी ने तुरंत ही विभूषण के पैरों में पड़कर उससे माफ़ी मांगी और बोला कि मुझे रियलाइज़ हुआ है मैं गलत था, मैं बहुत ज़्यादा गलत था और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी एडिक्शन है। विभूषण तब भी नहीं सुनता तो लवांग जी उसे गुस्से में अपने कंधे पे उड़ा लेता है। विभूषण कहता है, अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो लवांग जी। लवांग जी कहता है, हूँ तो मैं एक अल्फा ही ना, अगर तुम मेरी ईगो को हर्ट करोगे तो मैं भी तुम्हारी ईगो को हर्ट कर दूंगा। विभूषण ने तुरंत ही लवांग जी के कंधे से खुद को उठाया और लवांग जी के गाल पर खींच के जोरदार थप्पड़ मार दिया था। एक मेजर के गाल पे थप्पड़ पड़ना उसकी ही आर्मी के सामने लवांग जी को ये चीज़ बिल्कुल गवारा नहीं हुई और उसने तुरंत ही विभूषण को गुस्से में देखा। वो विभूषण पे हाथ ही उठाने वाला था कि तभी विभूषण का हाथ आकर सामने से किसी इंसान ने रोक दिया। वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के साथ आए हुए वीचांगसे थे। वीचांगसे को एहसास हुआ कि लवांग जी किस तरह से विभूषण को ट्रीट करता है और उन्होंने तुरंत ही विभूषण का साथ लेते हुए लवांग जी के सामने खड़े होकर बोला कि हिम्मत भी मत करना मेरे पुत्र पे हाथ उठाने की। तुमने उससे समझा क्या है क्या? माना कि वो ओमेगा है, माना कि मैंने तुमसे उसकी शादी कर दी, पर है वो मेरा पुत्र ही। विभूषण चलो सामान उठाओ, तुम अपने बाप के घर में रहोगे और हाँ, तलाक के पेपर मैं तुम्हें भेज दूंगा लवांग जी। ये बोलकर विभूषण के पिता उसे अपने साथ ले गए। विभूषण उनके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, मुंह बना रहा था, लेकिन उसके पिता ने सीधा कहा, अब जो तुम चाहोगे वही होगा। इसलिए विभूषण चुपचाप अपने पेरेंट्स के साथ वापस से हीलिंग आ गया था। लवांग जी भी गुस्से में अपने घर चला गया था। लवांग जी को पहले बहुत गुस्सा था। उसने अगले 6 महीने तक विभूषण से मिलने की कोशिश भी नहीं की थी। वो इतना ज़्यादा गुस्से में था, सब कुछ तोड़ फोड़ मचाता था और बहुत सारे युद्ध पे भी चला गया था, क्योंकि तब जापान लोग उन पे हमला कर रहे थे। उसे बहुत सारे मिशन पे भी जाना था। विभूषण भी अपने घर में बैठा होता था। विभूषण ने अपने पिता से कहा कि वो आगे पढ़ना चाहता है। उसके पिता ने लगभग जो वो अपने घर पे 1 हफ्ते बाद वापस आ गया था ना, तब से उसके आगे की पढ़ाई के लिए चीज़ें जुटाना शुरू कर दिया था। उसका एडमिशन भी करा दिया था और उसके बाद विभूषण 2 साल के लिए फॉरेन चला गया था। वो अपनी पढ़ाई कर रहा था बाहर जाकर और 2 साल बाद विभूषण जब वापस आया तब तक लवांग जी और यहाँ पर भी जापान से युद्ध ख़त्म हो चुका था। जापान पर जब बॉम्बिंग हुई थी ना, न्यूक्लियर बॉम्बिंग हिरोशिमा और नागासाकी की, उसके बाद जापान भी वापस लौट गया था। लवांग जी भी अब अच्छे तरीके से जीवन को जी रहा था। उसे अब काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम मिल चुका था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा याद आती थी उस कमरे में लौटने पर अपने पार्टनर की, विभूषण की। वो खाली बेड, वो खाली कमरा, उसके ओमेगा की खुशबू, वो हमेशा उसके कपड़ों को निकाल कर उनसे ओमेगा की फ्रेगरेंस लेता था। और उसे पहले, क्योंकि वो इतना भी भोंदू नहीं था, उसने विभूषण पे नज़र रखी हुई थी और उसे पता था कि विभूषण आगे की पढ़ाई के लिए बाहर गया है। और लवांग जी ने इस बीच जानकर विभूषण के सपनों को तोड़ा नहीं। उसने विभूषण को बाहर जाने दिया। हालांकि उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, विभूषण उससे दूर जा रहा था, लेकिन वो चाहता था कि विभूषण उसके पिता के ही सही, पर वो थोड़े दिन खुश रहे। अब विभूषण जब पढ़ाई करके वापस आया तो उसने भी अपने जो आर्मी थी देश की, वहाँ पर अप्लाई किया, लेकिन उसका सिलेक्शन आर्मी के लिए नहीं हुआ। लेकिन हाँ, बहुत सारी पोस्ट थी जहाँ पर उसका एडमिशन हो गया था। फिर उसके बाद उसने उस पोस्ट पे काम करते करते आगे के भी पेपर दिए और लगभग विभूषण, जिसकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी ना, अब विभूषण की उम्र लगभग 28 साल थी और एक वो गैजेटेड ऑफिसर भी लग चुका था। जिसके बाद उसने मेयर में इलेक्शन हुए, चुनाव में वो जीत भी गया था, क्योंकि उसने अपने हीलिंग में ना बहुत सारे बच्चों को, ओमेगा बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल बनवा कर दिए थे और तो और उनके लिए बहुत सारी मदद भी करता था। यहाँ तक कि विभूषण की भी फैमिली काफ़ी अमीर थी, तो वो लोग भी हेल्प करती थी, जिसकी वजह से विभूषण का काफ़ी ज़्यादा नाम हो गया था। और एक दिन उसके ऑफिस में उससे एक इंसान मिलने आया जो कि अब ऊँची पोस्ट पर था, जो कि मेजर नहीं था बल्कि अब ब्रिगेडियर बन गया था। और यहाँ पर जब दोनों एक दूसरे से मिले ना, तब उनकी नज़रें मिली। ये कोई और नहीं बल्कि लवांग जी था। लवांग जी वहाँ पर विभूषण के पास आया था
उसे एक केस की इन्वेस्टिगेशन करनी थी। विवशा ने लवांगची को देखा और उसका गुस्सा तो बूस्ट अप हो गया, पर दोनों ने कुछ नहीं कहा। लवांगची विवशन को नोटिस कर रहा था। उन दोनों को एक साथ एक ट्राइबल एरिया में भी जाना था। लवांगची देख रहा था कि विवशन जब गाड़ी में बैठा ना तो उसके साथ नहीं बैठा। वो जानबूझकर आगे ड्राइविंग सीट पे बैठ गया था और लवांगची पीछे बैठा हुआ था। लवांगची विवशन के जितने करीब जाने की कोशिश करता था, विवशन उसे देख के उतना ही भाग जाता था, अवॉइड करता था। ये चीज़ लवांगची को बहुत खलती थी। फिर एक दिन लवांगची देखता है कि जिस जगह पे वो जा रहे हैं ना, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि इन ह्यूमन एक्टिविटी में शामिल होते थे। इसलिए जब वहाँ पर इतना बड़ा मेयर आ रहा था ना, तो उन लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ बदमाशी की जाए। उन लोगों ने मेयर को हार्म पहुँचाने की कोशिश की, विवशन पर हमला करने की कोशिश की। ये तो अच्छा था कि लवांगची एक ब्रिगेडियर था और उसके आसपास जब भी काफिला चलता था ना तो काफ़ी लोग होते थे। जैसे ही एक इंसान विवशन को मारने लगा था, क्योंकि उनका जो ओमिका बच्चा था ना वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था, पर जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था ना तब किसी ने उसकी झूठी अफवाह फैला दी कि वो वहाँ पर पढ़ने के अलावा अपने किसी अल्फ़ा टीचर के साथ अफेयर में है। इसलिए वो लोग जल्दी से भड़क गए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोगों को भड़काना बड़ा आसान होता है। बिना प्रूफ के कोई भी बातें कर दो जो कि उनकी ईगो को हर्ट कर दे। और ये लोग तो बहुत ज़्यादा करीब से लोग थे। इनको तो लगता था अल्फ़ा ओमेगा करना ही ज़्यादा ठीक रहेगा, और वो हमेशा ही ओमेगास को नीचा दिखाना, दबाना, ऑप्रेस करना, इस सब में बिलीव करते थे। क्योंकि जो छोटी सोच वाले होते हैं ना, उन्हें लगता है कि दूसरे को दबाकर हम ऊपर उठ सकते हैं, और इसलिए वो लोग यहाँ पर विवशन पे हमला कर देते हैं। क्योंकि वो जो कॉलेज था वो विवशन के पेरेंट्स के दम पर चलता था, और चलाने वाला, उसे ऑपरेट करने वाला कहीं ना कहीं ये मेयर ही था। तब जब विवशन के पास चारों तरफ से हमला हो रहा था ना, तो लवांगची ने तुरंत आकर उसे अपनी बाहों में ले लिया था, और लवांगची के सिर पर आकर पत्थर लग गया था, जिसकी वजह से उसके सिर से खून निकल रहा था। लेकिन उसने बड़ी ही बेबाकी से विवशन को बचाया, गाड़ी में बैठाया और ड्राइवर को कहा चलने के लिए। तब विभूषण काफ़ी ज़्यादा डर गया। उसने तो लवांगची की तरफ देखा भी नहीं, उसके सिर से खून आ रहा है। लवांगची बार बार अपने सिर को मसल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सिर पे से हाथ हटाया तो उसका पूरा हाथ खून में सन हो चुका था। और ये चीज़ जब विभूषण ने नोटिस की तो विभूषण एकदम डर गया। उसने लवांगची के पास जाकर कहा, तुम्हें खून आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? लवांगची ने एक स्मिक की और कहा कि कुछ नहीं हुआ। विभूषण ने कहा, कैसे कुछ नहीं हुआ? विभूषण तुरंत ही उसके पास आकर देखने लगा खून कहाँ से आ रहा है। इस वजह से वो लवांगची के काफ़ी करीब चला गया था। लवांगची ने एक प्यारी सी स्माइल दी। विभूषण ने कहा, तुम पागल हो? तुम हंस कैसे सकते हो? क्या तुम्हारी मेंटल स्थिति पे इस चीज़ से फ़र्क पड़ा है क्या? लवांगची ने कहा, कुछ नहीं, तुम मेरी केयर कर रहे हो ना, मुझे अच्छा लग रहा है। एक दो पत्थर और लग जाने चाहिए थे। विभूषण ने गुस्से में कहा, मैं मारूं तुम्हारे सिर पे पत्थर? ईंट ही मार देता हूँ, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। विभूषण अपनी तुरंत ही हैंकी निकाल कर ना लवांगची के सिर पे रख रहा था, जहाँ से खून आ रहे थे। लवांगची मुस्कुराए जा रहा था। विभूषण को अनोय फील हो रहा था, और विभूषण ना गुस्से में आकर लवांगची के ऐसे मुंह को भींचते हुए बोलता है, तुम हंसना बंद करोगे? मुझे इरिटेट मत करो। लवांगची तुरंत ही विभूषण को मुस्कुराते हुए देखता है और उसके लिप्स पे किस कर देता है। विभूषण तुरंत ही अक्का बक्का रहा। वो पीछे ही होने लगा था कि लवांगची ने फिर उसे पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़कर वो आगे की तरफ करने लगा, क्योंकि गाड़ी चल रही थी, उबड़ खाबड़ रोड थे, उनकी फिर से किस हो गई। और फिर लवांगची ने अब विभूषण के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लिया। विभूषण ने भी इतने टाइम का उसने खुद को रोका हुआ था, वो भी खुद को रोकता नहीं, बल्कि दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी देर तक किस किया। जैसे तैसे करके वो लोग हीलिंग वापस आ गए थे। यहाँ पर लवांगची का तुरंत ही इलाज चला, पर विभूषण जो था ना वो लवांगची से आंखें चुरा रहा था, क्योंकि दोनों के बीच तो एक पैशनेट किस हो गई थी। अब लवांगची जो था, जब उसकी पट्टी पट्टी हो गई थी, फिर उसके बाद उसे जब डिस्चार्ज मिलने वाला था, तो लवांगची ने डॉक्टर से कहा कि कह दो कि 1 हफ्ते तक मैं बेड रेस्ट से ऊपर हिल नहीं सकता, प्लीज़ मेरे ओमेगा को मना लो, वरना मेरे पास ये मौका मेरे हाथ से चला जाएगा। तो डॉक्टर ने झूठ बोला। विभूषण से कहा कि लवांगची को बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आई है, जिसकी वजह से वो 1 हफ्ते तक बेड रेस्ट से हिल नहीं सकता। विभूषण तो टेंशन में आ गया, क्योंकि लवांगची ने उसे बचाने के लिए चीज़ें की थी, इसलिए वो पूरा टाइम लवांगची की सेवा करता, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता। क्योंकि लवांगची कहता, हाँ मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तो विभूषण उसे कहता, नहीं 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 नहीं, तुम हिलो मत, रुको मैं करता हूँ। और ऐसे करके वो लवांगची को अपने हाथों से खिलाता, उसके मुंह को पोंछता, उसके पास रहता। और लवांगची जब भी कहता ना मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, विभूषण उसके पास लेट जाता,
कभी कभी तो लवांगची जिद करता कि मुझे तुम्हारी गोद में से रखना है प्लीज़, और विवशन उसकी गोद में भी सिर रखता। कभी लवांगची कहता मेरे पास लेट जाओ प्लीज़, तुम्हारे तुम्हारे ओमेगा फ्रेग्रेंस मुझे सूदिंग फील कराती है। तो विवशन उसके पास भी लेट जाता, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं एक बॉन्ड से जुड़े हुए थे। दोनों ने अभी तक तलाक भी नहीं लिया था, दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते ही थे। फिर एक दिन लवांगची जो था ना, वो धीमे धीमे करके ओमेगा के पास आता है। ओमेगा ने अपनी अपनी हीट को रोकने की भी दवाई नहीं ली हुई थी, इसलिए वो विवशन के नाभि की जो बेली बटन होता है ना, उससे खेल रहा होता है। तभी ज़ोर ज़ोर से विवशन सांसें लेने लगता है और कहता है कि ऐसे मत करो, तुम जानबूझकर ये सब करते हो। लवांगची ने तुरंत ही उसकी शर्ट के अंदर अपना हाथ डालकर उसकी चेस्ट को दबाना शुरू कर दिया था और बोला कि क्या मैं तुम्हारे साथ? विवशन ने कहा पागल हो गए हो? नहीं, हम अलग हो चुके हैं और पता नहीं तुम्हारे पास तो कितनी सारी मिस्ट्रेस होंगी। लवांगची ने कहा मेरे पास कोई भी मिस्ट्रेस नहीं है। ये बोलते बोलते लवांगची उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा और उसके ऊपर आ गया, और लवांगची ने अब धीमे से विभूषण के ट्राउज़र्स को भी नीचे कर दिया था, और फिर उसने अपने ट्राउज़र्स को भी नीचे करके विभूषण की कठोरता से अपनी कठोरता को रगड़ना शुरू कर दिया। विभूषण के मुंह से मायनिंग के साउंड निकल रहे थे। विभूषण ने कहा बिल्कुल नहीं, पता नहीं कितने कितने ओमेगाओं के साथ तुम्हारे संबंध रहे होंगे। लवांगची ने अब धीमे धीमे विभूषण के ट्राउज़र को उसकी टांगों से ही निकाल कर उसकी टांगों को फैला दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं छुआ है। और फिर विभूषण अब बाइट करने लगा। उसने कहा कि लायर, तुम झूठे हो। वांगची ने कहा कि अच्छा, मेरे अलावा तुम्हारे कितने अल्फाओं से संबंध है? विभूषण फिर से गुस्से में आ गया और उसने कहा बिल्कुल किसी से भी नहीं। तुमने क्या समझाया मुझे? वांगची ने कहा अच्छा, तो प्रूव करो। विभूषण ने कहा करके देख लो, तुम मेरे साथ रोमांस करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे अलावा मैंने किसी के साथ संबंध बनाए हैं नहीं। लवांगची स्मेक करता है और धीमे धीमे अपनी कठोरता को विभूषण की बॉडी से रब करने लगता है। लवांगची कहता है तुम तो आज भी वैसा रिस्पॉन्ड करते हो जैसे कि पहले किया करते थे। विभूषण ने आंखें बंद कर ली और कहा कि यू शेमलेस। अब लवांगची ने स्मेक करते हुए कहा कि अच्छा, मैं शेमलेस हूँ। और उसने विभूषण की टांगों को और चौड़ा किया और फिर धीमे से अपनी कठोरता को उसके हल्के से बॉडी में अंदर इंसर्ट करते हुए प्यार से कहा लगता है तुमने तुमने मेरे अलावा कभी किसी को छूने नहीं दिया। विभूषण ने तुरंत ही कहा कि और तुमने? लवांगची ने कहा कि मैंने भी किसी को नहीं छुआ। ऐसे बातें करते करते वो विभूषण के हल्के हल्के चेस्ट के निप्पल से हिलने लगा और फिर उन्हें हल्का सा अपने मुंह में लेके प्यार से सक करने लगा, छोटे छोटे केसेस करने लगा, जिसकी वजह से विभूषण को सूदिंग फील हो रहा था और दूसरे वाले को भी वो अपने हाथ से दबाने लगा और फिर अपनी कठोरता को धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी के अंदर डालकर उसने अब हल्के हल्के जोर लगाकर रोमांस करना शुरू कर दिया था। दोनों के जो झटके थे वो धीमे धीमे तेज हो रहे थे। लवांगची के माथे पे पसीना आ रहा था। विभूषण और वो फिर धीमे धीमे एक दूसरे को चुम्बन कर रहे थे, दोनों किस कर रहे थे पैशनेटली। और लवांगची कहता है तुम्हें पता है, तुम्हारे सिवा मुझे कोई ओमेगा अच्छा नहीं लगता, यू आर द बेस्ट। विभूषण ने भी कहा तुम्हारे सिवा मुझे कभी कोई अल्फा पसंद नहीं आया, बिकॉज यू आर माइन। ये बोलते ही दोनों ने वाइल्ड तरीके से हॉस्पिटल के अंदर ही रोमांस शुरू कर दिया था। हॉस्पिटल का बेड भी चू 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 कर रहा था और दोनों अभी तक रुके नहीं थे। उसी तरीके से वो दोनों अब फ्लिप कर देते हैं। लवांगची नीचे था और विभूषण उसके ऊपर बैठा हुआ था और वो अपने हिप्स को हिलाकर बहुत ही पैशनेट तरीके से अपना सेकंड राउंड शुरू कर चुका था। इसी तरीके से लवांगची बार बार जानबूझकर ओमेगा की जो फॉर्म थी यानी कि वूम थी उसे नोट कर रहा था, जिसकी वजह से विभूषण जानता था कि वो जल्द ही प्रेग्नेंट हो सकता है। दोनों ने अपनी रोमांस की गतिविधि को शुरू रखा और लगभग मॉर्निंग होने से पहले तक वो दोनों रुके ही नहीं थे। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम बाद चीज़ें कर रहे थे ना, इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा पैशनेटली रोमांटिकली हो रही थी। क्योंकि हम जब डेली बेसिस पर चीज़ें करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का वो चार्म खो जाता है। लेकिन इतने सालों बाद उन दोनों को ये सब करने का मौका मिला था ना, तो वो रुकना ही नहीं चाहते थे, ना ही विभूषण और ना ही लवांगची। लवांगची ने तो खिड़की के पास जाकर भी उसके साथ रोमांस किया था। दोनों ने
पूरे रूम को मेसी कर दिया था बिल्कुल। और विभूषण की मॉर्निंग तो पूरा टाइम पूरा हॉस्पिटल ही सुन रहा था एक तरह से। और फिर जब सुबह दोनों ने नींद खुली ना, दोनों ने ही चादर के अंदर बिल्कुल बिना कपड़ों के लेटे हुए थे। लवांग जी को विभूषण को काफ़ी ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। लवांग जी ने विभूषण का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि क्या तुम मेरे साथ घर वापस चलोगे? विभूषण ने कहा कि नहीं, तुम्हारे घर में मेरी इज्जत नहीं है, वहाँ पर ओमेगाओं की कोई इज्जत नहीं है। लवांग जी ने कहा कि नहीं, पहले से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। विभूषण ने कहा कि क्यों, मैं ही तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? तुम जानते हो कि मैं एक ओमेगा हूँ, मेरे पास अपना एक घर है, मैं एक मेयर हूँ, मुझे सरकार ने बंगला दिया है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ उस बंगले में रह सकते हो, अन्यथा तुम वापस से जाकर किसी मिस्ट्रेस को हायर कर लेना। लवांग जी को बहुत बुरा लगता है कि विभूषण इतने कैजुअली कैसे कर सकता है उसे एक मिस्ट्रेस को हायर करने के लिए, लेकिन तभी वो कहता है कि ठीक है, मैं रूढ़िवादी सोच को अब नहीं अपनाऊंगा, मैं पहले ही गलती कर चुका हूँ। तुम्हारे साथ नेग्लिजेंस दिखाकर मैंने हमारा पहला बच्चा खो दिया। अब मैं वो गलती नहीं करूँगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पोस्ट की वजह से हीलिंग आकर रहूं और तुम्हारे बंगले में रहूं, मैं तैयार हूं। विभूषण हैरान था। लवांग जी तैयार हो गया, लेकिन लवांग जी तभी उसके हाथ पे हाथ रख कर कहता है कि मैं पुरानी गलतियां दोहराने वाला नहीं हूँ, मैंने खुद में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। तुम्हें पता है, अब मॉम सिर्फ वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट नहीं है जो घर में सिर्फ फादर की बातें सुने। तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ों को समझा, नोटिस किया। मैं काफ़ी टाइम तक घर में रहा था, उसके बाद मुझे समझ में आया कि किस तरह से मॉम और मिंग्याओ, उन्हें सब चीज़ें सहनी पड़ती हैं। वो लोग कभी ज़ुबान भी नहीं उठाते, वो कुछ नहीं बोलते। मैंने इस चीज़ के लिए अपने घर वालों को समझाया। ब्रदर पहले से ही अंडरस्टैंडिंग थे, उनकी सोच को फादर ने मेंड कर दिया था, पर मैंने चीज़ें ब्रदर को समझानी शुरू की। उसके बाद मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिलना शुरू किया और मुझे समझ में आया कि तुम रिबेलियस क्यों हो, क्योंकि शायद हम अल्फ़ा ही तुम लोगों को इतना ऑप्रेस कर देते हैं कि उसके बाद तुम लोग रिबेलियस बन जाते हो। मैंने बहुत गलती की और मुझे रियलाइज़ है। विभूषण ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें रियलाइज़ है तो कुछ टाइम तुम मेरे बंगले में रह के देखो। अगर मुझे लगा तुम में रियलाइजेशन का आर भी नहीं है ना, तो मैं तुम्हें खुद इस बार अपने घर से निकाल दूंगा। लवांग जी ने कहा देखना, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। लवांग जी ने विभूषण की तरफ देखते हुए कहा कि मैं आर्मी से रिज़ाइन करना चाहता हूँ, मैं ब्रिगेडियर की पोस्ट में नहीं रहना चाहता। तुमने जो स्कूल खोला है ना, मैं उसमें बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। मैं रूढ़िवादी सोच के साथ नहीं रहना चाहता। आर्मी का ब्रिगेडियर होकर हमें यही ज़्यादातर समझाया जाता है कि हम मेन हैं, हमें चीज़ें करनी होंगी, हमें फ़लानी चीज़ को प्रोटेक्ट करना होगा, और वहाँ पे बहुत गंदी पॉलिटिक्स चलती है। मुझे उससे दूर जाना है। विभूषण कहता है तुम इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ दोगे? तुम जानते हो ना, तुम्हारा रुतबा जितना भी है ना, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आर्मी जनरल को बहुत ज़्यादा माना जाता था। लवांग जी ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे लोग, कॉन्टैक्ट्स, इन सब से कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी जल्दी ही हमारा देश रिफॉर्म की तरफ जाएगा। तो मुझे लगता है कि पावर से ज़्यादा ज़रूरी है डेवलपमेंट। मैं उसके साथ जाना चाहूँगा। और यहाँ पर लवांग जी और विभूषण, जब लवांग जी को डिस्चार्ज मिल गया था ना, तो दोनों विभूषण के बंगले में रहने लगे। लवांग जी ने अपना रेजिग्नेशन अपने सीधा सीनियर को भेज दिया था। उसके बाद रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। पहले उसकी फैमिली ने उससे बहुत कुछ पूछा, चिंगन जुन तो उससे नाराज़ भी हो गए थे, लेकिन लवांग जी ने किसी की कुछ नहीं सुनी। उसने सारा अपना सामान बांधा और विभूषण के साथ आकर हीलिंग में उस स्कूल में पढ़ाना शुरू कर चुका था, जहाँ पर वो ओमेगा और अल्फ़ा की अब कोएड क्लासेस भी देने लगा था। पहले तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि लोगों को ना जल्दी से चेंजेस पसंद नहीं आते। वो ना सीधा ऑफेंड हो जाते हैं और विरोध करना शुरू कर देते हैं, ऐसे कैसे कर दिया, अल्फ़ा और ओमेगा साथ कैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन धीमे धीमे लवांग जी ने जब स्कूल को कोएड किया ना, तो पहले एक क्लास कोएड की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, अब फिर अल्फ़ा और ओमेगा एक दूसरे के साथ बैठने लगे थे। अल्फ़ाओं को ओमेगा की रिस्पेक्ट करना, उनकी चीज़ें सिखाना, सब कुछ शुरू किया था कि ओमेगा के बॉडीज़ में कैसे चेंजेस होते हैं, अल्फ़ा के में कैसे होते हैं, गुड टच, बैड टच। और तो और उन लोगों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप की शुरुआत एक छोटे से गाँव यिलिंग से हुई थी, जहाँ पर धीमे धीमे करके ओमेगास को हक दिए गए, ओमेगास को अल्फ़ा का दोस्त बनने का मौका मिला, और तो और उन्हें
ऑपरेशन या फिर एक डॉगी की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था कि वफादार रहो, बस हमारे पीछे पीछे घूमो, हम जो कहें वही करो। नहीं, उन्हें एक पूरा इंसान होने का एक पूरे के पूरे हकूक़ दिए गए। उसमें रहना, खाना पीना और तो और पार्टीज़ करना, उन्हें किटी पार्टीज़ भी करना अलाउड हो गया, जो कि उनका हमेशा से हक था। लेकिन जो अल्फ़ा थे ना, उन्होंने सोचा कि हम अलाउड करेंगे तो ही तुम्हें होगा, हम कहेंगे तो ही ये चीज़ तुम कर सकते हो। अब तो ओमेगा फ्रीडम से रहने लगे थे और सभी लोग का पता नहीं क्यों ड्रीम सिटी बन चुकी थी ईलिंग में आना, क्योंकि ईलिंग लोगों में स्पेशली ओमेगा में कंफर्ट जोन देता था। और जो ईलिंग के अल्फ़ा होते थे ना, उनकी ब्रॉड थिंकिंग होनी शुरू हो गई थी। और यहाँ पर विवोशन और लवांगची ने लगभग 10 सालों तक उस स्कूल को चलाया। इस बीच उन दोनों के ट्रिपलेट्स भी हुए थे, 3 सीधा ओमेगा बेटियाँ, जिन्हें लवांगची बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पहले लोगों में पेट्रियार्की चलती थी कि अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, लेकिन नहीं, लवांगची को अपनी 3 ओमेगा बेटियाँ बहुत ज़्यादा प्यार थी। और तो और उन्होंने तीनों को विवोशन से भी ज़्यादा रिबेलियस बनाया था, जिसमें उन लोगों को जितना पढ़ना है वो बनने के लिए इजाज़त दी गई थी। जिसको जिस फील्ड में जाना है, स्पोर्ट करना है, पायलट बनना है, पढ़ाई करनी है, आपको बैरिस्टर बनना है, आर्मी में जाना है, उस हर चीज़ की उन्हें छूट मिली थी, क्योंकि आगे चल के आर्मी में भी ओमेगास को रखने के ऑप्शन आ गए थे। और यहाँ पर ये प्यारी सी कहानी ख़त्म होती है, जो कि मुझे राधिका जी ने सजेस्ट की थी। और नेक्स्ट कहानी मैं आप लोगों के साथ वन शूट ज़रूर लेकर आऊँगी। आई होप मैंने आपकी बताई गई कहानी के साथ जस्टिस किया हो। और गाइस, में जो कहानियाँ हैं ना, वो 1 से 2 घंटे की ही बनाऊँगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बड़ी बनाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें ना खिंचता जाता है, और छोटी कहानियाँ जल्दी बन जाती हैं, जल्दी अपलोड हो जाती हैं। बड़ी बड़ी कहानियों में फिर वही आलस आता रहता है एक साथ ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने का, और फिर बंदा सोचता है कल करेंगे, वो कल पोस्टपोन हो जाता है। और गाइस, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वॉटपैड पे भी मैं अपनी कहानियों को अपडेट करूँ। और बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं, दीदी हमारा वॉटपैड नहीं चल रहा है। तो गाइस, जो जियो की सिम है ना, उसे वॉटपैड चलाने में प्रॉब्लम आ रही है। जिन जिन लोगों के पास जियो की सिम है ना, अगर वो वॉटपैड चला रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि किस तरह से उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको अपना प्राइवेट DNS जो है वो थोड़ा चेंज करना होगा। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ना, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बता दूंगी कि जिसको भी वॉटपैड चलाने में जियो की सिम से या एयरटेल की सिम से प्रॉब्लम आ रही है, वो कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि वॉटपैड नहीं चल रहा तो उसे वाईफाई से चलाएं, और वाईफाई से भी नहीं चल रहा तो कोई और सिम लीजिए, क्योंकि आई थिंक जियो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय बाय।